अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं जी, लेक्चर 105 का। इसमें हम रेशोज़ के MCQs कर लेते हैं, ठीक है जी। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पेज नंबर 828 पे आज। शुरू करें जी। ओके, मेरे ख्याल में आज के MCQ में शायद सबसे टेक्निकल कह लें या मुश्किल कह लें या इम्पॉर्टेंट भी कह लें तो वो शायद स्टेटमेंट इक्विटी से ज़्यादा ये हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसलिए रखा कि पहले वो सुन के फिर आप ये सुन रहे हो, कि मैं पहले ये कह देता हूँ, आप कहते चलो यार वो बाद में करेंगे। चले, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड इम्प्रूव गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो होती क्या थी, कुछ याद है? डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी, जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं, ऐसे ही है ना। डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इसके इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि ये कम से कम हो। 50% से नीचे वैसे ही होना इसके लिए बेहतर है, क्योंकि उससे ऊपर तो फिर ये हाईली गियर्ड बन जाती है। अब इसके इम्प्रूव होने का मतलब क्या है? इसके अंदर कमी आना, ठीक है ना। अब ये कैसे इम्प्रूव होगी? एग्जाम्पल्स नहीं लेनी, टाइम बहुत ज़ाया होता है। वो जो अपने रूल्स थे, वो अपने रूल्स कि अगर रेशो में न्यूमिरेटर कम हो रहा है, बस 3 असूल थे बेहतरीन, सारा काम। वो सवाल भी हो गया था, एपीवैक वाला भी हुआ था, फिर टर्म टेस्ट वाला सवाल भी हुआ था, और तो और MCQs भी हो जाते हैं बहुत सारे चीज़, ठीक है। किसी भी गिवन रेशो के अंदर एक न्यूमिरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, आपको पता है, ठीक है। अगर न्यूमिरेटर में इंक्रीज आता है तो वो गिवन रेशो इंक्रीज करती है, और अगर न्यूमिरेटर में डिक्रीज आता है तो डिक्रीज कर जाती है। अगर डिनोमिनेटर में इंक्रीज आए तो गिवन रेशो डिक्रीज होती है, अगर डिनोमिनेटर में डिक्रीज आए तो गिवन रेशो इंक्रीज हो जाती है। अब एट द सेम टाइम न्यूमिनेटर में भी इंक्रीज आया, डिनोमिनेटर में भी इंक्रीज आया, हाँ डिफरेंट अमाउंट हो ना, डिफरेंट अमाउंट हो तो फिर तो वैसे ही। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है न्यूमिनेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर कम हुआ, ये तो डबल इम्पैक्ट से रेशो बढ़ गई। क्या मतलब? न्यूमिनेटर का बढ़ना रेशो को बढ़ाता है, डिनोमिनेटर कम होना रेशो को बढ़ाता है, ये तो डबल हो गया। अच्छा, दोनों कम हो रहे हैं, सॉरी ये था, ऐसे ही है ना। अच्छा, न्यूमिनेटर कम हुआ, डिनोमिनेटर बढ़ गया, उलट। अब इससे क्या होगा? ये कम करता है, ये भी कम करता है, डबल इम्पैक्ट से कम हो गया। ये तो आसान वाली बात है ना। मसला सिर्फ कहाँ आया था? जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों इकट्ठे बढ़े, ठीक है, सेम अमाउंट से बढ़े, तो हमने कहा था जो कमज़ोर होगा उसकी तरफ असर ज़्यादा आएगा, तो फिर उसी के असूल से सोच लें जो पहले वाला सोचा हुआ था, ठीक है ना। अब बस यही वाली बातें थी हमारी इस रेशो के टॉपिक के अंदर, इंशाल्लाह यही हेल्प करेंगी। वो कहता है इनमें से कौन से दो ऐसे हैं जो इम्प्रूव करेंगे गियरिंग को। मतलब इम्प्रूव का मतलब क्या है? इम्प्रूव का मतलब क्या बताया अभी, कि गियरिंग कम हो जाएगी। गियरिंग का बढ़ना नुकसानदेह चीज़ होती है, इम्प्रूव का मतलब डिक्रीज। लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी जितनी ज़्यादा गियर्ड उतनी ज़्यादा रिस्की, तो वो कोई अच्छी चीज़ तो नहीं ना होती। इम्प्रूवमेंट तो ये है कि कंपनी के डेट्स कम होते जाएं, ठीक है, इक्विटी बढ़ती जाए। तो इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, इसकी एंट्री मैंने वैसे ना स्टेटमेंट्स इन इक्विटी वाले पिछले चैप्टर के अंदर करवाई है, ठीक है। अगर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट हो तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, लेट से 10 वाला शेयर 7 रुपये में आपने इश्यू किया, शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 रुपये से, और ये 3 रुपये का जो शेयर डिस्काउंट है, इसको अब मैंने पढ़ा दिया पिछले लेक्चर में। जो बच्चों ने अब ज्वाइन किया इस फिजिकल क्लास को, वो जब पिछला लेक्चर सुनेंगे तो ये खैर रिवाइज तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। कैश और ये जो 3 रुपये हैं, ये 3 रुपये शेयर डिस्काउंट, इसको शेयर प्रीमियम में, नंबर 1 ऑप्शन शेयर प्रीमियम में
या अगर ये ना हो या कम पड़ जाए तो रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट करते हैं इस डिस्काउंट। ठीक है, ये क्या है, शेयर डिस्काउंट। एनपीओ में शेयर्स हो सकते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन बेटा देख लेंगे, फिलहाल तो ये कर लें मेरे ख्याल से। ठीक है, वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लो, अभी भी कर लोगे तो इस ब्रेक के बाद जब दोबारा अगला टॉपिक शुरू करेंगे तो उसमें बता दूंगा, कोई मसला नहीं, रिलैक्स हो गए, लेकिन लिख लो ये पॉइंट जो जेहन में आया है। अच्छा, अब ये मैंने एंट्री इसलिए कर दी ताकि आपको आसानी से पता लग सके। कैश का तो कोई ताल्लुक नहीं है गियरिंग रेशियो से। शेयर प्रीमियम रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हो रहे हैं यानी कम हो रहे हैं, और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है यानी बढ़ रहा है। लेकिन ज़्यादा क्या हो रहा है, ज़्यादा तो बढ़ ही रहा है ना। शेयर डिस्काउंट का मतलब यही है ना कि 10 रुपये वाला शेयर 10 से कम पे है। ये तो नहीं कि 10 रुपये वाला शेयर दे के पल्ले से कुछ साथ भी दिया है, यार ये 5 रुपये भी पकड़ो और ये शेयर भी पकड़ो, माइनस में तो नहीं ना जा सकता। इसका मतलब शेयर प्रीमियम ये यानी इक्विटी कम भी होनी है, इक्विटी बढ़नी भी है, लेकिन नेट में तो बढ़ेगी ही ना। बोलो, अब इक्विटी का बढ़ना डिनोमिनेटर को बढ़ा रहा है। इक्विटी है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या पड़ा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या पड़ा हुआ है, डेट प्लस इक्विटी, डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी। मैंने वे लिखने की गलती कर ली थी, कैपिटल एम्प्लॉयड, बस, और कोई गलती नहीं हुई मुझसे। ठीक है, डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट इनटू 100। सिर्फ डेट ओवर इक्विटी भी लिख लो तो बात तो समझ आई थी, लेकिन वो हमने जो कि याद ये वाला रखा हुआ है ना कि मोर देन 50, तो ये ठीक है ना। अच्छा, अब अगर शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करें तो शेयर्स तो इशू हुए ना, और शेयर का इशू होना इक्विटी को बढ़ाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम डेट को नहीं छेड़ेगा। तो इस रेशो के अंदर ये एंट्री करने की भी जरूरत नहीं, तो टाइम ज़ाया करने के लिए मैंने कर दी एंट्री। तो ऐसे ही सोचना था, शेयर इशू हुए यार, चाहे प्रीमियम पे हुए चाहे डिस्काउंट पे हुए, शेयर कैपिटल ने तो बढ़ना है ना, मतलब शेयर कैपिटल इक्विटी में बढ़ा, उसने तो बढ़ना है ना। अब इक्विटी बढ़ेगी और एट द सेम टाइम डेट नहीं बढ़ेगा, तो डिनोमिनेटर बढ़ा। जिस रेशो में डिनोमिनेटर बढ़ेगा वो रेशो कम होगी। ये गियरिंग रेशो है, इसकी कमी बेहतरी है। इसका मतलब इशुएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट ये इंप्रूव करेगा। फिर रीपेमेंट ऑफ अ बैंक लोन। अब यही रेशो आपके पास, बैंक लोन डेट है, इसकी रीपेमेंट से इस पे क्या असर पड़ना है। कैश यूज करके लोन पे करें तो लोन डेबिट कैश क्रेडिट, एक एसेट कम हुआ और एक लायबिलिटी कम हुई, इक्विटी पे तो कोई असर नहीं पड़ा इसका। हाँ, कोई डीप डाउन जाके आप सोचें तो कहें हाँ जी लोन रीपे हो गया तो इंटरेस्ट भी बच गया होगा, तो फिर उससे प्रॉफिट बड़ा होगा तो इक्विटी बड़ी होगी। अब भाई 100 रुपये के लोन पे 150 का इंटरेस्ट तो नहीं ना होता, तो वो तो कम ही होगा, इसलिए उससे मटेरियल समझते हुए सोच को छोड़ो। ठीक है ना। तो सादा बात, अगर डेट रीपे हुआ है तो न्यूमिरेटर कम हुआ है। जिस रेशो में न्यूमिरेटर कम हो वो रेशो कम हो जाती है। ये डेट इक्विटी रेशो है, इसकी कमी बेहतरी है, और वही उसने पूछा था, तो रीपेमेंट ऑफ लोन से भी इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स के अंदर डिनोमिनेटर ने बढ़ जाना है या कम हो जाना है। एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होती है, बोनस शेयर्स की एंट्री क्या होती है। चलो अब एंट्रियां सारी कर रहे हैं, चलो अच्छा लग रहा है तो एंट्री है। इसकी एंट्री क्या की अभी हमने, इसकी एंट्री बनती है लेट से कैश डेबिट और लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म लोन क्रेडिट। ठीक है, तो इससे मैंने कहा कि जी इम्प्रूव होता है। अब तीसरी चीज़ आ गई, क्या जी, बोनस शेयर्स। हाँ, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। ओ सॉरी, सही कह रहे हो, आया नहीं है। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लोन डेबिट और कैश क्रेडिट, खैर वो हमने डिसाइड तो कर ही लिया था, छोड़ें उसको, दिमाग अगली पे है। इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स इशू में है, एंट्री क्या होती है, शेयर प्रीमियम या रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करते हैं हम, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। मेरे बच्चों, इक्विटी के अंदर क्या कुछ होता है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम,
रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, अब वह काफ़ी है, और क्या और क्या, ये तो इक्विटी के आइटम्स हैं, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट, ठीक है। बल्कि अब आप बड़े हो गए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी, ठीक है। तो ये टोटल, ये मैंने पिछले में भी पार्ट में भी ये बनाई थी इक्विटी के टॉपिक में, ठीक है। अब लेट्स से 100 रुपये इक्विटी है, ठीक है, जिसके अंदर 50 रुपये का शेयर कैपिटल है, 30 रुपये का, ज़्यादा हो जाएगा, 10 रुपये का शेयर प्रीमियम है, 20 रुपये की रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, कितना हो गया, 80 90 हो गया, 35 कर लें और इसको 5 कर लें, ऐसे ही सर। अब वो कहता है हमने मुफ्त में शेयर्स बांटे, मुफ्त में शेयर्स बांटे तो कोई एक चीज़ कम करो, शेयर प्रीमियम कम कर लें, 2 रुपये के शेयर्स मुफ्त बांटे, ये कम हो गए, ये बढ़ गए, नेट में क्या असर पड़ा, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। शेयर कैपिटल बढ़ गया, कितना हो गया 52, शेयर प्रीमियम कम हो गया, कितना हो गया 8, बाकी तो वैसे ही है, तो टोटल पे क्या असर पड़ा, तो फिर इससे तो इक्विटी पे कोई असर ही नहीं पड़ा, डेट की तरफ तो वैसे ही कुछ नहीं गया, तो इसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं होना, ये क्या इंप्रूव करेगी, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ लैंड एट इट्स कैरिंग वैल्यू का मतलब, लेट से एक लैंड था, वो 100 रुपये की कैरिंग वैल्यू का था, उसको हमने 100 रुपये पर ही बेच दिया, तो कोई गेन कोई लॉस नहीं, एक एसिड बढ़ा एक एसिड कम हुआ, इस तरफ तो आया ही नहीं, इसका मतलब ए और बी करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इतनी लंबी सोच नहीं सोचनी है, डायरेक्ट कोशिश करनी है, मैं कोशिश करूंगा अब आगे डायरेक्ट ही चलूँ, ठीक है ना, कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो इस तरह से सोच लेंगे, वरना बस ऐसे ही सोचो। वैसे उसने 2 कहा था तो पहले 2 के ऊपर ही पता लग गया था कि ये 2 हैं, तो अगले 2 नहीं हो सकते, लेकिन चलें आपको मैंने समझा दिया, ओके। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पढ़ें जी। गिविंग इंसेंटिव टू कस्टमर टू पे ऑन, गिविंग इंसेंटिव टू कस्टमर टू पे ऑन टाइम जो होता है ना, ये डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट, हाँ जी, कैश सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या जो भी कह लें। तो वो कह रहा है जी अगर हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है तो दिस वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेटर्स टर्नओवर इन टाइम्स, है ना। फॉर्मूला को दफा करो, मुझे ये बताओ डेटर टर्नओवर इन टाइम्स का मतलब क्या था, कितनी बार डेटर्स साल में पैसे देते हैं, तो अगर आप डिस्काउंट देंगे तो वो जल्दी पैसे लेके आएंगे, यानी डेटर डेज कम होंगे, लेकिन डेटर टर्नओवर तो बढ़ेगा, ज्यादा दफा आएंगे। अब उसने क्या कहा, गिविंग इंसेंटिव टू कस्टमर टू पे ऑन टाइम वुड रिजल्ट इन डिक्रीज, नहीं, इट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन डेटर्स टर्नओवर, तो ये तो गलत है। उसने कहा था कौन सी ट्रू है, करेक्ट है, ये तो गलत है। अगला, इफ ऑल डेटर्स पे देयर, इफ ऑल, बड़ा मजे का खेद है ये पॉइंट, इफ ऑल डेटर्स पे देयर डेट्स विद इन क्रेडिट पीरियड एवरेज कलेक्शन पीरियड वुड बी नील। क्या मतलब, कहता है अगर सारे डेटर्स, मतलब हमने हर एक को 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, अगर हर कोई 15 दिन में पैसे दे दे तो डेटर डेज 0 हो जाएंगे, और भाई नहीं, फिर 15 दिन होंगे ना, 0 कैसे हो जाएंगे, ये भी गलत है। इसका मतलब नन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गंद बहुत पड़ जाता है इसलिए मैं येलो भी कर रहा हूं, कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना। इफ द एग्जिस्टिंग करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज मोर देन 1, इसका मतलब क्या होगा मुझे ये बताओ, मोर देन 1 का मतलब क्या है, मोर देन 1 का मतलब होता है करंट एसेट्स आर मोर देन करंट लायबिलिटीज, ये मतलब होता है, पता है इस बात का, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी है ना फॉर्मूला। तो अगर मैं यूं कहूं कि 50 रुपए के करंट एसेट्स हैं और 100 रुपए की करंट लायबिलिटी है, तो करंट रेशो क्या आ रही है, ये तो लेस देन 1 है, तो मोर देन 1 का मतलब क्या है, करंट एसेट्स ज़्यादा हैं करंट लायबिलिटी से, तो तब ये ज़्यादा होती है, ठीक है ना, यानी यूं कह सकते हैं आप, ठीक है, कि ज़्यादा करंट एसेट्स होंगे करंट लायबिलिटीज से, ज़्यादा होंगे करंट एसेट्स, तो ये रेशो जो है वो मोर देन 1 होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो समझ लग गई कि अगर
करंट रेशो मोर देन 1 है तो उसका मतलब ये होता है। अब ये मतलब आपने ज़हन में रखना है, डाटा नहीं अज्यूम करने लग जाना। मतलब पता लग गया? मतलब पता क्या लगा है? मतलब ये पता लगा है कि न्यूमिनेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, बस इतना पता लग जाए हमें तो अगले इम्पैक्ट तो हम ऐसे 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 निकालते हैं। क्या कहता है? What would be the impact of a credit purchase of inventory on current ratio? अब credit purchase of inventory की एंट्री दिमाग में कर लो। इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, ये दिमाग में करनी थी आपने, ठीक है ना? अच्छा, अब ये करंट एसेट बढ़ रहा है और करंट लायबिलिटी कम हो रही है, सॉरी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रहे हैं और सेम अमाउंट से बढ़ रहे हैं। कोई डिस्काउंट तो उसने नहीं बोला, सेम अमाउंट से बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसका असर करंट रेशियो पे क्या होगा? अब पुराने बचपन वाली बातों से, रेशियो का टॉपिक इंक्रीज डिक्रीज वाले सवाल करने से पहले आपका नॉलेज क्या था? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चेंज है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता लग गया एपीवाक का सवाल करके, टर्म टेस्ट वाला रिसेंट टर्म का सवाल करके और काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद कि ऐसा नहीं है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है फिर तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो तो गड़बड़ है। तो फिर वही वाली बात है, जब दोनों ने ही सेम अमाउंट से बढ़ना है तो कमज़ोर कौन है? कौन है? क्योंकि करंट रेशो 1 से ज़्यादा है, मतलब करंट एसेट ज़्यादा हैं, मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो पकड़ लो डिनोमिनेटर को, कमज़ोर डिनोमिनेटर है। तो अब डिनोमिनेटर में क्या आया? इंक्रीज, लायबिलिटी बढ़ी है, डिनोमिनेटर में इंक्रीज आए, डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो कम होती है, तो करंट रेशो वुड इंक्रीज, नहीं, करंट रेशो वुड डिक्रीज, यस, करंट रेशो वुड डिक्रीज बट वुड, अच्छा ये ज़्यादा बेहतर है, इसकी बजाय ये ज़्यादा बेहतर है, करंट रेशो वुड डिक्रीज बट वुड रिमेन हायर देन 1। ये ज़रूरी बात है, सेम अमाउंट है ना, तो डिक्रीज तो हो जाएगी लेकिन एक से फिर भी ज़्यादा ही रहनी है, ठीक है, एक से कम नहीं हो सकती, वो तो फिर डिफरेंट अमाउंट आ जाएगी ना ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर है, सी और डी करंट, नहीं ये तो बचपन की बात है जो अब आपको पता है कि सही नहीं है। चलें आगे, समझ आ रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस? आपको लिमिटेशन नहीं पढ़ाई मैंने, कोई बात नहीं है, आप खुद बता देंगे। रेशियो एनालिसिस आप करते हैं ना, उसकी कुछ कमियां हैं, ठीक है, पढ़ के बताना ये रेशियो की कमी है या नहीं। यूज ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स, इसका मतलब बताता हूं। आप दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं, एक फाइफो लगाती है, एक एफको लगाती है, सेम पीरियड के अंदर स्टॉक चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, देयर इज़ अ लिमिटेशन। लेकिन स्टिल हम कहते हैं इसके बावजूद ये एक अच्छा एनालिसिस है, लेकिन ये लिमिटेशन है। उसने कहा जो नहीं है वो बताओ। यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग रेशियोज। अच्छा वैसे रेशियो की भी ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, ये हर चैप्टर की जो, जैसे वो मैंने अब जैसे एमसीक्यूज खत्म होंगे ना, अगला स्टेप यही है, हर चैप्टर को पढ़ा। जैसे पिछले टॉपिक के अंदर मैंने स्टेटमेंट एंड इक्विटी के जब एमसीक्यूज करवाए हैं, उसमें इशू कॉस्ट की एंट्री वैसे करवाई हुई थी लेकिन किताब में से भी पढ़ा दी। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो अब जब ये एक दफ़ा एमसीक्यूज खत्म हो गए ना, ये बोझ ऐसी खामखा सर पे होता है। तो अगर टाइम मिल गया तो मैं आज स्टैंडर्ड्स भी हाईलाइट करवा दी, तो फिर क्या है, फिर हर चैप्टर में ईची बीची देखनी है तो चीज़ें निकल आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन चलें, जो अब हो रहा है वो तो कर लें। कहता है जी चलो, दो कंपनीज डिफरेंट पॉलिसीज यूज़ कर रही थी, तो ये तो लिमिटेशन हुई, और दोनों कंपनीज डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ कर रही थी रेशियोज का, ये भी एक लिमिटेशन ही हुई ना। क्या ख्याल है? गर्म करनी पड़ेगी उस्ताद जी। मेरी कंपनी और फार्मूला की रेशियोज कैलकुलेट करती है, आपकी कंपनी और, लिमिटेशन है ना, बेशरम आदमी। फार्मूलाज दुनिया के अंदर रेशियोज के वही हैं जो आपने पढ़ लिए हैं। हर बंदे के लिए फार्मूला कैलकुलेट करने का जो रेशो होता है वो सेम ही होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला सेम ही है, वो सबके लिए सेम है, ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ये तो होता ही नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है, दिस इज नॉट अ लिमिटेशन। डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स इन डिफरेंट ईयर्स, हाँ ये एक लॉजिकल बात है। पिछले साल से इस साल की सेल्स हम कंपेयर कर रहे हैं और सिर्फ महंगाई ही हुई है, अब कंपेरेबल नहीं रह रहा काम, मतलब हमें लग रहा है सेल्स बढ़ी, हालांकि दरअसल नहीं बढ़ी, लेकिन ये एक लिमिटेशन है। इसके बावजूद रेशियो एनालिसिस अच्छा है। हम वहाँ पर पढ़ेंगे यही लिखा होगा कि ये सारी लिमिटेशंस हैं, स्टिल ये बड़ा यूज़फुल है। फिर भी क्या करें आप, कुछ कमियां बेशियां तो हर इंसान के अंदर भी कमी, अच्छी बुरी चीज़ें सबके साथ ही होती हैं ना। तो रेशियो में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुराइयां भी हैं, ये एक लिमिटेशन है बिल्कुल।
कंपनीज परसुइंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज, बिल्कुल सही है। कोई कॉस्ट पुल पे जाते हैं, डिमांड पुल पे जाते हैं, कोई कॉस्ट पुश पे जाते हैं, कुछ इस तरह से डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। तो कोई मार्केट का शेयर लेने के लिए जो है वो प्राइस नीचे कर देते हैं, और कुछ जो है वो प्रोडक्ट को किसी और तरह का बनाने के लिए प्राइस बढ़ा देते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। तो ये बहरहाल हर एक की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, उन स्ट्रेटजीज के असरात उनके फाइनेंशियल्स के ऊपर भी होते हैं, और वो रेशो में बहरहाल ये एक लिमिटेशन है। ये तो नहीं कह सकते हम कि जी हमने दो कंपनी का कंपैरिजन करना है, आप लोगों की स्ट्रेटजी भी सेम होनी चाहिए। स्ट्रेटजी तो हर कंपनी की अपनी होगी, ठीक है। तो बस ठीक है, ये एक लिमिटेशन है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो एक ही है जो लिमिटेशन नहीं है, वो तो मैंने चवल मारी हुई थी। नेक्स्ट 35, विच टू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड कॉज अ कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स टू द एक्सपेक्टेड लेवल। ग्रॉस जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज रेशो कौन सी होती है? बस दिमाग के अंदर सिर्फ इतनी सी बात आ जाए कि ये रेशो होती है जीपी ओवर सेल्स। इनटू 100 भी मत लिखो, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ज़हन में रखना है, ठीक है। वो कहता है कौन से फैक्टर्स जो हैं वो जीपी रेशो को परसेंटेज को क्या कर दें, विच कॉज कंपनी जीपी ऑन सेल टू बी अबव एक्सपेक्टेड लेवल, यानी बढ़ा देंगे, एक्सपेक्टेशन से बढ़ा देंगे। ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट, जीपी एक्चुअली वो जीपी ही होता है, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट कम होगा। ये बोला था ना, बिल्कुल ये तो इम्पैक्ट डालेगा, ये तो इम्पैक्ट डालेगा। अगर ओवर स्टेटमेंट मतलब गलती से आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्रीज जो हैं, गलती से क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ओवर स्टेट हो गई, तो अब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा? गलती हुई है लेकिन उससे प्रॉफिट, हम सोच रहे थे 100 रुपये का प्रॉफिट आएगा, 120 का आ गया है, ये क्या हुआ? गलती की वजह से। समझ आई बात? सेल्स वर हायर देन एक्सपेक्टेड, सेल्स बढ़ गई, डिनोमिनेटर बढ़ गया, रेशो कम हो जाएगी। उसने कहा है जो रेशो बढ़ाएगी। अच्छा अगली बात सुनो, वैसे सेल्स के बढ़ने से ना कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ जाती है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ता। रेशोज पड़ी थी तब ये बात की थी। जज़ाकल्लाह भाई, जीते रहो। चाय तो नहीं पीनी आप लोगों ने? अच्छा जी, मैं क्या कह रहा था, मिसाल के तौर पे हमारी सेल्स हैं, ये वैसे ही आपको वैसे पढ़ाया हुआ है। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल 80 है, जीपी कितना है 20, और जीपी परसेंटेज कितनी आ रही है 20%, ठीक है। आपने 10 आइटम्स और ख़रीद कर बेच दी, हर आइटम आपने 0.8 रुपये की ख़रीदी और 1 रुपये की बेच दी, परसेंटेज तो सेम है ना। तो 110 की सेल हो गई, और 0.8 इंटू 10 करना ज़रा, 88 की कॉस्ट ऑफ सेल हो गई। आंसर क्या आ गया? 22 आ गया। 22 बटा 110 करना ज़रा, 0.2 यानी 20%। क्या मतलब? असल में ना सेल बढ़ती है तो उसके साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ जाती है ना। मैंने ये 1 रुपये, मैंने ये क्या कहा जी, हम 8 आने की चीज़, इसको ज़रा 1000 में कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मैं एक चीज़ ख़रीदता हूँ 80 रुपये की, बेचता हूँ 100 रुपये की। मैंने 10 चीज़ें और ख़रीदी इस बार, और वो बेच दी। जब ख़रीदी तो हर चीज़ 80 रुपये की थी, 10 और ख़रीदी तो कितनी बन गई? नहीं, एक ही करो, एक और चीज़ ख़रीदी, अब ज़रा सिंपल किया ना, 80 रुपये की, तो क्या बन गया 880, और वो एक और जब बेची तो टोटल सेल कितनी हो गई 1100। तो क्या आंसर आ गया? नहीं सही, 220 नहीं है, देख लो, पक्की बात है, देख लो, पक्की बात है। परसेंटेज भी 20% ही है, पक्की बात है। ज़रा मैंने सिंपल कर दिया, मकसद पहले भी समझ तो आ ही गई थी, लेकिन अब चलो मैंने ये कहा कि मैं एक चीज़ ख़रीदता हूँ 80 रुपये की और वो बेचता हूँ 100 रुपये की, मेरा जीपी मार्जिन है 20%, मैंने बढ़ा ली सेल, 1 यूनिट और बेच दिया तो वो ख़रीदा भी तो होगा,
तो जीपी रेशो पे चेंज नहीं आता, ठीक है ना। ये भी बता दूं, आप सोच रहे थे कि सेल बढ़ेगी तो ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट में तो बढ़ गया है, लेकिन जब उसकी परसेंटेज लेते हैं तो परसेंटेज सेम रहती है, ठीक है। तो ये तो नहीं बढ़ाएगा। आप सोच रहे थे ये कम करेगा, चलो वो भी ठीक था मतलब एमसीक्यू तो ठीक हो जाता, लेकिन सही बात ये है। आगे, इंक्लूजन ऑफ डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स इन सेल। गलती से, और यार ये डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ नॉन करंट एसेट ये तो अदर इनकम में नहीं आता, और अदर इनकम आया करती है आफ्टर जीपी। आपने गलती से उसको शो कर दिया, ऐड कर दिया सेल में। ये ऐसी गलती है, सिर्फ सेल बढ़ गई है, ठीक है, सेल बढ़ गई और उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ सेल तो नहीं बढ़ी। गलती से आपने एक चीज़ बढ़ा दी ना, अब ये 800 ही रहा, वो बढ़ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? बात समझ आई? तो गलती ऐसी है, ये गलती जो है, लेट से जितना भी परसेंट, चलो बता ही दो, अब चलो एग्जाम्पल बना लिया तो। वैसे ऐसा करना नहीं एग्जाम्पल से, प्लीज़ जल्दी करें यार। 300 बटा 1100 नहीं हो रहा तुमसे? कैलकुलेशन करो। हाँ 27 बढ़ गई है ये, ठीक है। तो ऐसी गलती हुई हमसे, गलती से हमने एक 100 रुपये का गेन ऑन डिस्पोजल था अदर इनकम की बजाय इधर डाल दिया, तो ये बढ़ाएगा लेकिन मैं कह रहा हूँ ये ना सोचो, डायरेक्ट ऐसे सोचो, सेल्स बढ़े तो जीपी बढ़ता ही है, ठीक है, तो ये भी बढ़ा देगा। अच्छा, डिक्रीज इन कैरिज चार्जेस बोर्न बाय कंपनी ऑन गुड्स सेंट टू कस्टमर, ये कहते हैं कैरिज आउटवर्ड को, ये तो सेलिंग कॉस्ट है, इसका असर जीपी पे तो पड़ता ही नहीं है, इसलिए इसने हमारी जीपी रेशियो को कोई नहीं छेड़ना, ठीक है। और क्या, आपको नहीं पता कि कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस होता है जो जीपी के बाद आता है, लेस एडमिन लेस सेलिंग, तो ये यहाँ पे आना है। तो इसके बढ़ने या कम होने से हमारे जीपी पे क्या असर पड़ना है? कोई असर नहीं, ठीक है जी। ए और सी, देखा कितना टाइम लग रहा है इन एमसीक्यूज़ पे। मेरे 2-3 स्टूडेंट्स, 1-2 फीमेल स्टूडेंट्स 3-4 बार ये कहा ये करवा दें, पर मुझे पता था टाइम लगना है, तो किसी शाम के टाइम में ही इसको बुलाना था, लेकिन फिर अल्लाह ने छुट्टी दे दी। तो बहरहाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज गियरिंग रेशो, वुड इंक्रीज गियरिंग रेशो। अब गियरिंग रेशो दिमाग में, बस मैं तो कहता हूँ अब लिखो भी ना, दिमाग में डेट ऊपर इक्विटी नीचे है, ठीक है। अब ऐसे अब जरा प्रैक्टिस होती है ना, तेज हो रहे हैं, ठीक है। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इससे डेट नहीं चेंज होता, इक्विटी चेंज होती है, ठीक है। इक्विटी ने बढ़ना है, डेट ओवर इक्विटी में इक्विटी बढ़ी, डिनोमिनेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर के बढ़ने से रेशो कम होती है, ठीक है। ये तो नहीं है, वो तो कह रहा है बढ़ेगी जिससे। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, और यार डिस्काउंट पे भी हो, शेयर्स तो इश्यू हो रहे हैं ना, डेट पे कोई असर नहीं है, इक्विटी बहरहाल बढ़नी है, थोड़ी कम बढ़ जाएगी पर बढ़ेगी तो सही। तो इक्विटी के बढ़ने से, डिनोमिनेटर में पड़ी है ना इक्विटी, इसके बढ़ने से रेशो कम होनी है, सॉरी जी। नेक्स्ट, इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स, इस पे तो मेरे ख्याल में असर ही कोई नहीं होना, रिटेन्ड अर्निंग्स ने कम होना है और शेयर कैपिटल ने बढ़ जाना है, इक्विटी तो सेम रहेगी, डेट पे तो वैसे चेंज नहीं है, इक्विटी भी कोई चेंज नहीं है, मतलब इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होना इस रेशो पे, ठीक है। नहीं जी, ये तो इंक्रीज नहीं करेगी। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, डिविडेंड अगर पे होगा तो रिटेन्ड अर्निंग्स कम होंगी, डिविडेंड अगर पे होगा तो रिटेन्ड अर्निंग्स लेट से 25 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, कमी, डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशो बढ़ेगी। बस एग्जांपल पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलें वो यूज़ कर लें, तो भाई डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डन जी, चलिए 33। आइए रफ़ी आइए, आप लेट आए हैं, आपको सज़ा ये दी जाएगी, हो सकता है जुमे के बाद
FR2 के कोई MCQs के लिए आपको बिठाया था। ओके, अ कंपनी हैज़ करंट रेशो एंड क्विक रेशो ऑफ 2.8। मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज़्यादा हैं, लेकिन क्विक एसेट्स करंट लायबिलिटी से कम है। 0.8 आ गया ना। मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, वो कह रहे हैं जी तकरीबन ये सिचुएशन है, कितना है 2:1 या 2 टाइम्स कह दें। जबकि क्विक रेशो जो है, क्विक रेशो जो होती है वो होती है क्विक एसेट्स ओवर, ये ज़बानी करना होता है अब, तो ये कम है ना, मतलब 1 से कम है, तो मतलब क्विक एसेट्स करंट लायबिलिटी से कम है। ये कुछ ऐसी कहानी बन रही है 0.8:1, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ इसलिए बताया कि आपके जहन में हो करंट रेशो में न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा है और क्विक रेशो का डिनोमिनेटर बड़ा है, बस ये इसको देख के पता लगाना असल ये कमाल है। 0.82 करंट रेशो है, मतलब करंट एसेट्स ज़्यादा हैं करंट लायबिलिटीज। 0.8 क्विक रेशो है, मतलब क्विक एसेट्स कम है करंट लायबिलिटी से। बस इतना पता हो कि न्यूमरेटर किस में ज़्यादा और डिनोमिनेटर किस में ज़्यादा है, ठीक है ना। ये पता लग जाए तो फिर आसानी हो जाती है रेशियो का सवाल आंसर करने में, ठीक है। और अगर कभी फंस जाओ तो ऐसे थोड़ा सा सोचा भी जा सकता है, कोई मसला नहीं, ठीक है। पेज नंबर चल रहा है मेरे दोस्तों 827। अच्छा, अब ये सिचुएशन है, मैंने छुपा दिया, ये सिचुएशन है कंपनी की कि इसमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज़्यादा हैं, न्यूमरेटर ज़्यादा है। करंट रेशो में न्यूमरेटर ज़्यादा है और क्विक रेशो में डिनोमिनेटर ज़्यादा है, ठीक है। अब उसने कुछ करना है और कहना है इस पर असर बताओ। वो कहता है इफ़ कंपनी यूजेज इट्स पॉजिटिव कैश बैलेंस टू पे आ क्रेडिटर, अगर वो अपने पॉजिटिव कैश बैलेंस को यूज़ करके क्रेडिटर को पेमेंट करे, क्या मतलब कैश कम होगा और पेबल भी कम होगा, एसेट भी कम होगा, लायबिलिटी भी। अब क्विक रेशो पे भी इसका असर सेम है वैसे, इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ अगर बात करें तो, यानी कि एंट्री तो वही होनी है ना। क्रेडिटर था लेट से 10 रुपये का, तो एंट्री हमने करनी है कैश डेबिट पेबल, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट। अब करंट रेशो में भी करंट एसेट्स में से 10 कम होना है, करंट लायबिलिटी में 10 कम होना है। क्विक रेशो में भी क्विक एसेट में कैश बड़ा है ना, क्विक एसेट में वही 10 कम होना है। लेकिन मसला यह कि दोनों रेशियोज में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फर्क है, तो अब असर वखरा वखरा है, क्योंकि एक में न्यूमरेटर ज्यादा है, दूसरे में डिनोमिनेटर। अब वो कहता है अगर हमने पॉजिटिव कैश को यूज करके लायबिलिटी पे की, मैंने जैसे मिसाल के तौर पे कहा 10 रुपए आपके न्यूमरेटर में भी कम हो गए, कैश कम हुआ, 10 रुपए डिनोमिनेटर में भी। अगर करंट रेशो है तो कमजोर कौन है? डिनोमिनेटर। कमजोर कौन है? डिनोमिनेटर। फिर उसके एंड से सोचो, डिनोमिनेटर कम हुआ, डिनोमिनेटर कम होने से करंट रेशो बढ़ेगी। अच्छा जी, करंट रेशो तो बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन करंट रेशो, यही वाला आ रहा है फिलहाल। तो आगे क्विक रेशो की बात करें तो उसमें डिनोमिनेटर बड़ा है कि न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर। अब अमाउंट तो सेम है, 10 ऊपर से माइनस 10 नीचे से माइनस, लेकिन अब हम किस तरफ चले जाएंगे? कमजोर कौन है? दूसरी रेशो में कमजोर न्यूमरेटर है। अब न्यूमरेटर में कमी है, न्यूमरेटर कम होने से रेशो, न्यूमरेटर के कम होने से रेशो कम होती है, बोलो ना। रेशो इंक्रीज इन क्विक रेशो एज वेल एज करंट रेशो। हाँ यही सही लग रहा है, इंक्रीज इन करंट नहीं। तो भाई देखो मैंने क्या बोला आपको, करंट रेशो में क्यों डिक्रीज आया है? क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा था। तो हमने सोचा किसके एंड से? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? कम। तो फिर रेशो भी क्या हो जाएगी? कम। डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशो कम हो जाएगी, करंट रेशो। ये सही नहीं है, बात समझ आई? डिनोमिनेटर कमज़ोर है, उसके एंड से सोच रहे हैं, मैं शायद पहले गलत भी बोल गया हूँ। डिनोमिनेटर क्या होगा? कम। देखो कम तो दोनों ही हो रहे हैं ना, इधर से कैश 10 रुपये कम होना है, इधर से लायबिलिटी 10 रुपये कम होनी है। एसेट 10 रुपये कम, लायबिलिटी कम, लेकिन कमज़ोर कौन है? डिनोमिनेटर। कमज़ोर कौन है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो कम होती है, डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो बढ़ जाती है। ऐसे ही है ना, वो ऐसे ही है ना। अब डिनोमिनेटर क्या हुआ है? कम, तो रेशो बढ़ गई, करंट रेशो बढ़ गई। तो करंट रेशो में तो क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसे,
डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो, डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो बढ़ती है। देखो एग्जाम्पल दूं 100/50 है, इसकी रेशो आ रही है कितनी 2। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जी यही सिचुएशन है ना, ठीक है, कम करके देखते हैं। 20 रुपये कम कर लो, 80/30, आंसर बताओ। बढ़ गई ना, सादा बात है। न्यूमिनेटर का बढ़ना रेशो को बढ़ाता है, डायरेक्ट रिलेशन। डिनोमिनेटर का बढ़ना रेशो को कम करता है, इनवर्स। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो रेशो बढ़ गई, तो इंक्रीज करंट रेशो तो हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्विक रेशो की ये सिचुएशन है। अब इसमें कमजोर कौन है? अब न्यूमिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, काम तो दोनों ही हुए थे ना, काम तो दोनों ही हुए थे, लेकिन हमने कमजोर को सोचा। न्यूमिनेटर क्या हो रहा है? कम। अब न्यूमिनेटर का रेशो से कंपैरिजन, न्यूमिनेटर का रेशो से रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। अगर ये बढ़े तो रेशो बढ़ती है, कम हो तो रेशो, इसका मतलब रेशो कम हो रही है। और ये कौन सी रेशो है? क्विक रेशो। क्विक रेशो क्या हो गई? किधर गया? करंट, इंक्रीज इन करंट रेशो एज वेल एज क्विक रेशो? नहीं, इंक्रीज इन करंट रेशो ये तो सही जा रहा है, करंट रेशो तो इंक्रीज वाली बात है। एंड डिक्रीज इन क्विक रेशो, हाँ ये सही लग रहा है। हैव नो इफेक्ट, हद हो गई यार। डिक्रीज इन, अब हद हो गई यार। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़े। Which of the following companies is most likely to face, अच्छा जी, कौन सी कंपनीज को वो कहते हैं आपके ख्याल में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आ रही हैं? लॉस मेकिंग। लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भाईजान गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग कभी कभी ही होती हैं, वो वैसे ही ज़रूरी काम ही कर रही होती हैं। तो ज़रूरी काम करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वैसे ही उनका फोकस काम पे ही होता है, और उनको जो फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट देती रहती है, उनका कोई प्रॉफिट से लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो गवर्नमेंट इदारों को कैश फ्लो का कोई मसला नहीं होता। गवर्नमेंट को कैश फ्लो का, हमारी गवर्नमेंट ना हो, गवर्नमेंट को कैश फ्लो का कोई मसला नहीं होता। ठीक है, इनको कोई मसला नहीं है जी। कंपनी विच हैज़, लेकिन भाई वो अपने इदारों को तो पैसे दे ही रहे हैं ना। ठीक है, अ कंपनी विच हैज़ रिसेंटली सोल्ड पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशंस सो एज टू कंसंट्रेट ऑन इट्स कोर एरियाज, हाँ इनको कैश फ्लो प्रॉब्लम आ सकती है। अब भाईजान प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन पैसा तो कैश ही कैश है, रेल पेल होनी है। एक ऑपरेशन बेच दिया है, काम कम कर लिया है, पैसे बढ़ चुके होंगे इनके पास तो कैश लॉस पड़े हैं। ठीक है, सॉरी जी आपने गलत कहा। आर रीजनेबली प्रॉफिटेबल एंड लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड कंपनी विद नो एक्सपेंशन प्लान्स, कहता है जी कि एक तो एस्टेब्लिश्ड है, पुरानी कंपनी है, रीजनेबली प्रॉफिटेबल भी है, और एक्सपेंशन ना असल में कैपेक्स इस पर लगता होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, किसी और शहर में जाके और दफ्तर खोलें और फैक्ट्री लगाएं, इस पे खर्चे होते हैं। वो कह रहे हैं एक तो ये काफ़ी पुराने हैं, दूसरा प्रॉफिटेबल भी हैं रीजनेबली, तीसरा कोई एक्सपेंशन का प्लान भी नहीं रखते, तो इनके पास तो फंड्स एक्यूमुलेट हुए पड़े होंगे, इनको कोई मसला नहीं होगा। हाँ एक है जज्बाती, अब प्रॉफिटेबल है तो प्रॉफिटेबल रिटेलर अबाउट टू एम्बार्क ऑन एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान्स, तो भाईजान ये जो एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान है ना, इसके लिए बड़े कैपेक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, अबाउट टू एम्बार्क, उनको अब पैसे ज़रूरत होने हैं। ठीक है, एम्बिशियस एक्सपेंशन है, छोटा मोटा एक्सपेंशन प्लान भी नहीं। वो कह रहे जी सारे पाकिस्तान में फैला दो ये सारी। अब अभी आपने एक बेकरी खोली थी लाहौर में, आपने कहा ये सारे पंजाब के अंदर फैला दो। अब हर शहर में बेकरी भी लेनी है, फर्नीचर भी लेना है, चीज़ें भी लेनी है, वर्किंग कैपिटल भी रखना है। अब कैश फ्लो का मसला इनको होगा कि नहीं होगा? तो ये करेक्ट ऑप्शन। अ डेटर टर्नओवर ऑफ 6 times मीन्स दैट 1/6 of the debtors are collected in 1 month. Average debtors are collected in 6 months.
एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड इन 2 मंथ्स, ये सही है जी। एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड 2 टाइम्स इन अ ईयर। भाई 6 टाइम्स का टर्नओवर का मतलब क्या है? साल में 6 दफ़ा देते हैं, मतलब साल में 6 दफ़ा देते हैं तो हर 2 महीने बाद ही देते हैं ना। तो पहले वाला तो सही नहीं हो सकता, वो कह रहा है इसका मतलब है कि डेटर 6 महीने बाद पैसे देते हैं, इसका मतलब फिर 2 टाइम्स होता। ठीक है, 1/6 ऑफ, अजीब सी बात है, डेटर्स आर कलेक्टेड 2 टाइम्स वेद, ये 2 टाइम्स मतलब 6 मंथ होता है। नहीं नहीं, यही है, 2 महीने बाद अगर डेटर पे करते हैं तो साल में 6 बार पे करते हैं। ठीक है। नाइट लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशियो ऑफ 1.8, मतलब क्या है? मतलब करंट एसेट्स ज़्यादा है, बस इतनी सी बात, ये पता लग गई मतलब रेशो ऐसे ऐसे होती है। ठीक है ना, कोई पता नहीं था रेशो के एमसीक्यूज पे भी जोर दे, ये मैंने अलग थलग इसीलिए रखा है इसको, आज इस पर टाइम भी ज़्यादा लगा रहा हूँ, इस पर सुकून से भी करवा रहा हूँ। ठीक है, रेशोज़ के एमसीक्यूज मुझे लग रहे तो इंपॉर्टेंट है। खैर, नाइट लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशियो ऑफ 1.8, दिस रेशियो विल इंक्रीज इफ नाइट लिमिटेड रिसीव्स, अच्छा मतलब पता है ना, करंट एसेट्स ज़्यादा हैं, न्यूमिरेटर ज़्यादा है। ठीक है ना, रिसीव करते हैं कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। हाँ, एक तरफ कैश भी बढ़ना है, एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट लोन क्रेडिट, और वो भी शॉर्ट टर्म वाला, तो न्यूमिनेटर ने भी बढ़ना है, डिनोमिनेटर में भी। अमाउंट तो सेम ही होगी ना, 100 रुपये का लोन आया तो एंट्री क्या करते हो? कैश 100 रुपये से डेबिट और लोन 50 रुपये से क्रेडिट, 100 ही होता नहीं कि अमाउंट तो सेम है। अब न्यूमिनेटर हायर है, ये कहाँ से पता लगा हुआ है हमें? करंट रेशियो को पॉजिटिव देखकर। ठीक है, अब अगर कैश भी बढ़ा है, करंट एसेट भी बढ़ा है और सेम अमाउंट से करंट लायबिलिटी भी बढ़ी है, तो दोनों में कमज़ोर कौन सा है? डिनोमिनेटर कमज़ोर है। अब सिर्फ डिनोमिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़े तो इन्वर्स, डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो कम होती है। तो वो क्या कह रहा है? नाइट मेयर हैज़ करंट रेशो, दिस रेशो विल इंक्रीज, नहीं जी, इससे तो कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीव किया है कैश फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग रिसीवेबल। हाँ जी भाईजान, इसका क्या असर पड़ेगा? इसका तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, करंट एसेट्स, करंट रेशो है, क्विक रेशो होती फिर परेशान, भले क्विक पे भी कोई फर्क ना पड़ता क्या। और भाई डेटर से पैसे आए वो कम हो गया और कैश आ गया वो बढ़ गया, तो करंट एसेट्स तो वहीं के वहीं है, लायबिलिटी पे कोई असर ही नहीं है। तो इस रेशो, इस स्टेप का तो रेशो पे असर ही कोई नहीं पड़ना। वो कह रहा है नहीं, इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज होगी किस वजह से? रीजन कौन सी रीजन से इंक्रीज होगी? यही तो हमने सवाल किए थे 2, हैप्पी वैक वाला भी और टर्म टेस्ट वाला भी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप इसके अंदर काफ़ी बेहतर हो चुके हुए हैं। ठीक है, पेज एन एग्जिस्टिंग ट्रेड पेएबल। अच्छा, अब लायबिलिटी भी कम हो रही है, एसेट भी कम, एग्जिस्टिंग ट्रेड पेएबल है ना, यानी क्रेडिटर पड़ा है, वो पे होगा तो कम होगा, डेबिट और कैश क्रेडिट सेम अमाउंट, डिस्काउंट का जिक्र नहीं है, सेम अमाउंट। अब करंट एसेट भी कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से हायर कौन सा है? न्यूमिनेटर, क्योंकि रेशो पॉजिटिव आ रही, 1 से ऊपर है करंट रेशो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कमजोर है। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, डिनोमिनेटर पेमेंट के बाद लायबिलिटी कम होगी, डिनोमिनेटर ने कम होना है, डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशो बढ़ेगी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अगला भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है वो भी हो। परचेज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, न्यूमिनेटर भी बढ़ा, डिनोमिनेटर भी बढ़ा, न्यूमिनेटर कमज़ोर नहीं है, डिनोमिनेटर कमज़ोर है। डिनोमिनेटर कमज़ोर है तो उसको सोचो, उसके बढ़ने से रेशो ने कम होना है। वो कह रहा था इंक्रीज, भाईजान ये भी नहीं है। ठीक है, एंजॉइंग, आसान है, बस एक बार इसकी रमज पकड़ने की ज़रूरत है। ठीक है ना, इंशाल्लाह इसके पार्ट को रोक कर साथ ही मैं एनपीओ के करवाने लगा हूँ आपको एमसीक्यूज। आपको कि सर एनपीओ तो अभी चल रहा है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं बगैर कोई चीज़, अगर कोई मैंने चीज़ पढ़ाई भी, वो एमसीक्यू 2 एमसीक्यू पेंडिंग करने हैं टोटल मैंने, बाकी सारे एमसीक्यूज आपको आते हैं। और एमसीक्यू आने का मतलब क्या होता है? आपको थ्योरी आती है, थ्योरी आती है तो ही एमसीक्यू होते हैं, वरना नहीं होते। ठीक है, चैप्टर को तो, काफ़ी चैप्टर्स को तो मैंने गो थ्रू करवाया था, जो रहते हैं उनको भी गो थ्रू करवाऊंगा, तसल्ली आपकी होनी चाहिए। आईकेएफ की किताब, आईकेएफ का सिलेबस, ये
आई कैप कहता है इससे बाहर मैं नहीं जाता, हमें तसल्ली करनी चाहिए, मैं तो करता होता हूँ कि उसमें से उससे ज़्यादा पड़ा हो, कुछ कम ना हो, ठीक है। तो जो छोटी मोटी चीज़ें रहती होंगी अब वही करने के दिन चल पड़े हैं, ठीक है, ओके। लेकिन मैंने फ्रेमवर्क को बचा के रखा हुआ है। मैं करवा सकता था मिसाल के तौर पे, कल फ्रेमवर्क करा देता, बच्चे कहते चलो एनपीओ तकरीबन हो ही गया, चलो घर चलते हैं, नहीं, एंड पे करवाऊंगा। और उसमें से 5 से 10 नंबर का आ रहा है, रूटीन में आ रहा है पर्चा, 5 से 10 नंबर का आ रहा है। लास्ट टाइम 4-5-6 नंबर का सवाल, एक आधा एमसीक्यू भी आया था, 6-7 नंबर उसमें टेस्ट हुए थे। उससे पिछली बार 6-7 नंबर, 5 से 10 नंबर का आ रहा है फ्रेमवर्क में से। अब छोड़ के आप खुद देख लीजिएगा, फिर अगली बार फिर दोबारा पेपर देना पड़ता है। अच्छा जी, डेट इक्विटी रेशियो इज अ सब पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। और यार डेट इक्विटी में शॉर्ट टर्म नहीं होते थे, लॉन्ग टर्म डेट्स होते थे। थी सॉल्वेंसी रेशियो, लेकिन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हम देखते हैं करंट रेशियो में, क्विक रेशियो में, ठीक है। ये डेट रेशियोज ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को देखती हैं, शॉर्ट टर्म को नहीं देखती। ये नहीं, ये गलत कह रहे हैं। डेटर टर्नओवर, हद होगी यार, डेट इक्विटी का डेटर, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, हाँ ये ठीक है जरा जनरल नॉलेज ही थी वैसे, लेकिन चलो कभी कभी कॉमन सेंस भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। 28, डिटरमिन इन्वेंट्री टर्नओवर इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 31 मिलियन, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 29 मिलियन, सेल्स आर 320 एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 25%। गाइज you have 30 seconds. यार जाने शायद एक बिस्किट खा लिया यार मैंने मीठे वाला। नहीं समझ आ रही? भाई कैलकुलेशन चाहिए, ये करनी पड़ेगी अपनी वर्किंग्स के अंदर। अच्छा यार एक चीज़ का ध्यान रखा करो प्लीज़, ये बात भी बड़ी देखने में आई। मैं वैसे एंड के ऊपर ना यार एक ना सफ़ा बनाते रहो, जो ऐसी बातें मैं बोलता हूँ ना वो लिख लिया करो, एंड में भी बताऊँगा इनको। ये एमसीक्यूज़ जो है ना, और मैं इनके साथ इनके टेस्ट्स के कमेंट्स जो हैं वो शेयर करूँगा कि इन्होंने टेस्टों के अंदर क्या क्या गुल खिलाए, ताकि पर्चे में जाने से पहले जैसे एग्जामिनर कमेंट्स होते हैं ना सेशन के इकट्ठे करके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आप लोग ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। तो उन्हीं के अंदर एक बात ये भी है कि आप ना ये एमसीक्यूज़ पेपर के ऊपर सॉल्व कर रहे होते हैं, पेपर के ऊपर सिर्फ ऐसे लिखना होता है आपने, क्वेश्चन नंबर 2 लेट से, ठीक है जी। अब एमसीक्यू नंबर 1 ऑप्शन ए, एमसीक्यू नंबर 2 ऑप्शन सी एंड डी एंड सो ऑन। इसके नंबर आपको मिलेंगे, किसी वर्किंग के किसी चीज़ के कोई नंबर नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन इसको क्लियरली ऐसे साफ सुथरा लिखा करो, और बेशक इसी समय के ऊपर इधर करके लाइन लगाओ, वर्किंग की एडिंग दो और बेशक करो, उसने वो थोड़ी चेक करनी है, उन्हें कोई चेक करनी, लेकिन आपने तो करनी होती है ना कुछ वर्किंग्स करनी पड़ सकती हैं, तो इसका ध्यान रखा करो, पर्चे में ऐसे करना है, ओके। अच्छा कहाँ थे हम? जी हम यहाँ थे, वो कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला भूल गया मुझे, कोई याद करा दे मुझे भी भूल गया है। मुझे सिर्फ एक फार्मूला याद है अभी तक भी, पढ़ने के ज़माने से अभी तक भी, और वो है पहले वाला, एवरेज डेटर ओवर क्रेडिट सेल्स इंटू 365, ऐसा ही है, ये डेटर डेज निकालती है। इसी तरह से डेटर इन्वेंट्री डेज और क्रेडिटर डेज, और टर्नओवर के लिए इसको उल्टाता हूँ, मैंने कहा था ना ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। अब इन्वेंट्री डेज कैसे निकलेगा? एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल इंटू 365, लेकिन टर्नओवर के लिए कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज इन्वेंट्री। तो ये फॉर्मूला तो भाई मुझे तो ऐसे ही याद है, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं करते, और ये टाइम्स में निकलती है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाए, एवरेज इन्वेंट्री मिल जाए, एवरेज इन्वेंट्री तो 1 मिनट में, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ऐसे ही है, 31 जमा 29, ये तो 60 बन गया, 30 हो गया। अच्छा चलो ठीक है, डायरेक्ट पता लग रहा है 30, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या? कॉस्ट ऑफ सेल। सवाल में कहता है सेल्स आर 320, ये कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, ये सेल है,
लेकिन साथ ही मार्कअप मार्जिन मिल गया, मार्जिन है बल्कि मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है ऑन, मुझे नहीं याद, मुझे ये याद है मार्कअप ऑन कॉस्ट होता है, मार्कअप ऑन कॉस्ट है, उसके अलावा जो भी है फिर वो ऑन सेल ही होगा ना, ठीक है, ऐसे ही याद करवाया था। तो इसका मतलब C प्लस P इज इक्वल टू S अगर करें तो S 100 है, 25 और कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट, हाँ चलो ठीक है, लग गया पता मुझे, कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, गिवन है सेल, पहले नहीं बोल रहे थे, अब ये हो गया वो हो गया, डिवाइड बाय 100 इंटू जी कितना 240, आंसर इज 8 टाइम्स। आपको वर्किंग करने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि आपका आंसर तभी निकलना था, करनी पड़ती है वर्किंग एमसीक्यूज़ में, आपने साथ ही शो करनी है ऐसे करके, मैंने जैसे कहा आपको इधर लाइन लगा के वर्किंग्स में, ये वर्किंग की होनी थी आपने आप, ठीक है। लेकिन नंबर आपको तभी मिलने हैं जब आपने एमसीक्यू नंबर फलां ऑप्शन फलां लिखना है, ऑप्शन लिख दो काफ़ी है, और बहुत हद है तो लिख दो ऑप्शन बी और आगे 8 टाइम्स, और भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। ओके जी 27, वही होमवर्क भी है इसमें भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कंपुटेशन ऑफ एसिड टेस्ट, ये क्या होती है? कुक रेशो, ठीक है, कौन सी चीज कंपुटेशन ऑफ कुक रेशो में इस्तेमाल नहीं होती? डेटर होते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज, कैश एंड बैंक इज, स्टॉक नॉट इज, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटर्स ऑन करंट रेशियो? तो फिर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं, बी कॉन्फिडेंट यार, कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तो कहता हूं इसके आगे क्विक रेशो भी लिखा होता तब भी कोई असर नहीं था, क्योंकि डेटर भी क्विक एसेट है, तो एक क्विक एसेट बढ़ जाता है एक कम हो जाता, हाँ इन्वेंट्री वाला मसला और हो जाता है, ठीक है ना। तो नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, मैंने बगैर बाकियों के पढ़े नो इम्पैक्ट लिख दिया। अगला होमवर्क है, क्योंकि इस जैसा नीचे करके आ रहे हैं, ओके। होमवर्क का मतलब ये है कि जब ये वाला पार्ट पॉज होगा अगले पार्ट से पहले, तो आप लोगों ने ये जो एमसीक्यू 2 4 5 ही दे रहा हूँ होमवर्क के अंदर, वो आपने करके फिर आगे करना है, और जो क्लास में बैठे हैं ये घर जाके करेंगे, ठीक है ना। इनको तो ब्रेक, अगर ब्रेक मिल जाए तो कर लें। अच्छा भाई, पिछली ब्रेक मिली थी आपको, किए वो एमसीक्यू? क्या मतलब, ऊपर आए हैं नीचे आए हैं, दरमियान में ऐसे किताब पकड़ के आते आप, सीढ़ियाँ चढ़ते, हाँ इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, यहाँ तक आते आते 4 तो एमसीक्यूज थे होमवर्क में, 4 5 ही थे इतने ज़्यादा, चलो अच्छा जी। वो 50 अराउंड 50 मिनट्स का, 50 to 55 मिनट्स का, बस सुकून से कर रहे हैं, ताकि ये एक तो टॉपिक रिवाइज हो रहा है, ये ज़रा नया है ना, ये फिर तेज़ी से हो गया। स्टेटमेंट चेन इक्विटी थोड़ा और पुराना था, मुझे एंट्री वगैरह करनी पड़ गई 2 3 जगह पे, इस वजह से थोड़ा टाइम भी लग जाता है, कोई मसला, कोई बात नहीं, आप इधर मेरी क्लास में बैठ के लें, हाँ ओके। अच्छा जी, डिटरमिन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, ये रेशो हमने पढ़ी ही नहीं है, ये हमने पढ़ी ही नहीं हुई थी। अब यहाँ पे भी जुगाड़ लगाना था, ठीक है। आपने एसिड टर्नओवर रेशो पढ़ी हुई है? अच्छा वो क्या होती थी, कुछ याद है? देखो रेशोज के ऊपर तो बड़ा मेहनत की थी मैंने, 4 सफ़े भी दिए थे, आपने फार्मूलाज ही नहीं याद किए, रिवाइज करने हैं तो करके आने थे ना। अच्छा अब ये ना हो भाई ऑनलाइन वालों बंद करके रिवाइज करना शुरू कर दो, कोई मसला नहीं, रिवीजन के टाइम पे हो जाएंगे रिवाइज, ठीक है। मुझे बताएं जी, वो जो टाइम्स में निकलती थी, ₹1 टू अर्न ₹1 ऑफ सेल, कंपनी इज अर्निंग इतने रुपए ऑफ सेल पर ₹1 इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कुछ याद आया? टाइम्स में निकलती थी, इसका मतलब यहां पे हमने क्या लेना होगा? सेल्स, नेट सेल्स लेते थे ना, सेल्स ही लिख दो बस, सेल्स ओवर एवरेज
कैपिटल एम्प्लॉयड। कहा था एसेट भी एक तरह का कैपिटल एम्प्लॉयड ही होते हैं, परेशान ना होना। इसका आसान वाला नाम तो यही था ना, कि इसका आसान वाला नाम क्या था, सेल ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरा दिल कर रहा है दिखा दूँ आपको, मेरे ख्याल में आप लोगों को ऐसे नहीं यादें ताज़ा होनी है आपकी। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेल ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, याद है इसका नाम? आप कुछ याद आया? सेल ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, मैंने कहा था ये नाम आ जाए तो ये आसान नाम है, इस नाम से तो उसको फॉर्मूला भी आ जाएगा। वो ये नाम नहीं देता, वो एसेट टर्नओवर देता है। ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है, कहाँ चला गया कि आपको याद नहीं रहा? इधर देखो, आ भी जा, सेल ओवर ये सेल ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो और एसेट टर्नओवर रेशियो। तो मैंने कहा था कि ये नाम तो वैसे ही फॉर्मूला बता देता है, एसेट टर्नओवर ही कहेगा, और यही एक रेशियो है शायद जो जरा भूल जाती होती है कभी कभी, और वही आ गई एमसीक्यू में, मुसीबत मारी। लेकिन वो अभी नहीं आई, उसको यूज करके मैं कुछ और करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला था जी? सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और टाइम्स में निकाल के ये कहते थे कि 1 रुपया अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में डालें तो कंपनी इतने रुपए की सेल जनरेट करती है। अब इसी को यूज करके उस एमसीक्यू के अंदर हमने वो रेशो तो आज तक पढ़ी नहीं कभी, वो आ गई तो कोई मसला नहीं। उसने क्या कह दिया, ये क्या था, एसेट टर्नओवर रेशो, और वो क्या कह रहा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। टर्नओवर मतलब सेल, तो यहां पे हमने सेल ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड रखा था, वहां पे सेल ओवर वर्किंग कैपिटल रख देंगे। यहां पे हमने कहा था कि इतने रुपए अगर 1 रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड में डालें तो कंपनी कितनी सेल जनरेट करती है, वहां पे कह देंगे अगर 1 रुपया वर्किंग कैपिटल में डालें तो कंपनी कितनी सेल जनरेट करती है। ठीक है, तो ये जरा हेल्प लेनी थी इससे। खैर, एसेट टर्नओवर रेशो सेल ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, ये टाइम्स में आता है। अब वैसे ये रेशो नहीं है, लेकिन क्या करें, इस तरह से कभी कभी करना पड़ जाता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं, उन्होंने कह दिया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालो। हमने कहा कोई मसला नहीं, टर्नओवर कहते हैं सेल को, तो वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर देते हैं सेल्स को, तो पता लग जाएगा। वर्किंग कैपिटल ही कर दो, एवरेज क्या, वर्किंग कैपिटल, ये भी टाइम्स में आंसर आ जाएगा। अब ट्राई करते हैं इसको निकालने की। कहता है करंट एसेट्स आर 150, करंट लायबिलिटीज आर 100, यहां से निकला है वर्किंग कैपिटल। याद है वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता था? वर्किंग कैपिटल क्या होता था, याद है? बोलो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 50, या यूं कह लो 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50। मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, माफ कर दो मुझे, शक्ल बना के बैठ जाते हो आगे छोटी छोटी बातों पर। और याद है वर्किंग कैपिटल, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हिसाब से समझो आउट ऑफ सिलेबस सी चीज़ है। ठीक है ना, एक रेशो है नहीं, डिराइव करनी पड़ी, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद था लेकिन कभी आज तक ये यूज़ करके अप्लाई नहीं किया था, आज करना पड़ गया, तो कोई बात नहीं, खैर है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर दिमाग को इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ कर देता है वो अक्सर सही भी हो जाता है। ठीक है ना, बहरहाल मैंने करवा दिया इसको, ये वाला भी एमसीक्यू हो गया। अब ये क्या है जी, 50। अब हमने क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। सेल्स कितनी सवाल में गिवन, 500, 500 बटा 50, 10 टाइम्स। ठीक है, ये तरह मैंने चूंकि ड्राइव किया है तो इसको मैं लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, माजरत के साथ, बहरहाल एसेट टर्नओवर से मैंने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो डिराइव की है। ठीक है, ओके, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैं घर से सोच के आया था कि ये तो लाजमी कराना है। हाँ, करवा दिया। वैसे इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि ये बाकी सारों का हमें पता था, इसका अब पता लगा कि ऐसा भी कभी करना पड़ सकता है। ठीक है, केयर फार्मेसी हैज अ करंट रेशियो ऑफ 1.6 एंड अ क्विक रेशियो ऑफ 1.2। लो जी, दोनों ही बेहतर हैं, यानी करंट एसेट भी ज्यादा हैं करंट लायबिलिटी, और क्विक एसेट्स भी ज्यादा हैं करंट लायबिलिटी से। ठीक है ना, ओ माय गॉड, द कंपनी हैज 200 मिलियन इन सेल्स
and its current liabilities are 10 million. What is the value of company's current assets? इस जैसा एक MCQ मैंने टर्म टेस्ट में भी डाला था, टर्म टेस्ट 2 में। सोचिए, यू हैव 30 सेकेंड्स। पेपर में 30 सेकंड नहीं होते, पेपर में 1 मिनट होता है सोचने के लिए और फिर 30 सेकंड होते हैं ऑप्शन लिखने के लिए, और फिर भी 30 सेकंड बचे हुए होते हैं, 20 सेकंड, 1.8 मिनट होता है ना, 1.8 मिनट। तो लिख के फिर भी एक बार देख सकते हो आप, इतना खुला टाइम होता है एक MCQ के लिए। और 2 नंबर का हो तो उसके उस हिसाब से ज़्यादा नंबर हो जाते हैं, 2 × 1.8, ठीक है। लेकिन मैंने आपको 30 सेकंड दिए, जल्दी करो। यार ये इतना सोचने वाला MCQ था ही नहीं, आप लोगों ने क्या किया। वो क्या कह रहा है, करंट लायबिलिटीज बताओ। अच्छा, और 1.6 करंट रेशियो है, इसका मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के 1.6 टाइम्स हैं, ठीक है। अब वो क्या रहा है, करंट एसेट्स निकालो या क्विक एसेट्स? करंट एसेट्स निकालो, तो ये रेशियो यूज करेंगे। अगर वो कहता क्विक निकालो तो ये कर लेते। अब मैं क्या कहूंगा, 1.6 टाइम्स का मतलब क्या होता है, यही होता है। देखो रफी इधर देखो, 1.6 टाइम्स का मतलब 1.6:1, मतलब 1 रुपये लायबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट 1.6 रुपये एसेट्स हैं, यानी 1.6 टाइम्स भी तो इसको कहते थे ना। बोलो, इसका मतलब 10 × 1.6 टाइम्स करेंगे तो वो एसेट्स आ जाएंगे। कौन से वाले? करंट वाले। और 10 × 1.2 करें तो क्विक एसेट्स आ जाएंगे। इतना सा तो काम था, पता नहीं क्या किए जा रहे हैं। तो करंट लायबिलिटीज कितनी है? ₹10 मिलियन, और करंट रेशो कितनी है? 1.6 टाइम्स। तो आंसर क्या आ गया? 16 मिलियन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चीजें आसान भी होती हैं। आप कहोगे सर इसका क्या करना था, सेल का क्या करना था? इसको इग्नोर करना था। सर क्विक रेशियो क्या करना था? इग्नोर करना था। है कि नहीं सरप्राइज? नेक्स्ट, एंजॉइंग रेशियोज के MCQs बड़े मजे के होते हैं ना। 22, लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, वर्किंग कैपिटल नहीं, स्टॉक टर्नओवर नहीं, लिक्विड रेशियो। लिक्विडिटी की रेशियोज के अंदर क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो को लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, ये इसका नाम है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि ये आपको आज पता लगा जी। हाँ लिखा होता है एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, लेकिन लिक्विड रेशियो आई डोंट थिंक कि किताब में लिखा हो। लेकिन मैंने अभी किताब का पोस्टमार्टम करना है। वो पोस्टमार्टम का मतलब ये है कि एक एक लफ्ज़ पढ़ा जाएगा आपकी किताब का, की किताब का, और फिर उसमें से अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जो काबिल डिस्कशन होगी तो वो इंशाल्लाह इकट्ठी होना। कल का दिन अब नहीं है ना, कोई क्लास भी नहीं रखते, तो कल का दिन फिर बैठ के ये होमवर्क कर लूँगा मैं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद बस, क्योंकि अब एंडिंग है, सारी चीज़ें जो कंक्लूड तो करनी होती हैं ना, ठीक है। आपको सब कुछ आता है, बस आप लोगों को हौसला नहीं आता। विच रेशो इज कंसिडर्ड एज सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी? लिक्विड रेशो यार नहीं, क्विक रेशो नहीं, करंट रेशो। ये मैंने शायद किताब में देखा भी था, फिर भी इसको पढ़ लेंगे। सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी कहते हैं। यार मतलब ठीक है, सेफ मार्जिन क्या है कि 1 रुपये करंट लायबिलिटी के लिए इतने रुपये करंट एसेट्स हैं, ठीक है। वो तो फिर उससे भी अगले हिसाब में चले जाते हैं जब क्विक रेशो को सोच रहे होते हैं। तो सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी भी कहा जाता है, शायद लिखा हो। वो 4 सफ़े जो दिए थे, बड़ी मेहनत से बनाए थे मैंने, किताब वाला भी लिखा था, पास पेपर से भी चीज़ें लिखी थी, उससे भी चीज़ें लिखी थी। तो वो सिर्फ 4 सफ़े थे पूरे रेशियो का टॉपिक। इंक्रीज डिक्रीज टाइप वाला सवाल वैसे आपको करवा दिए थे 2, और उसकी प्रैक्टिस आज भी हो रही है। फिर रेशियो की इंटरप्रिटेशन आ जाए या उसके पॉसिबल वेरिएशन की रीजंस आ जाएं, उसके लिए सिर्फ 4 सफ़े दिए थे। इतना सा तो टॉपिक कर दिया था आपके लिए। बस माजरत के साथ वहाँ फार्मूला नहीं लिखा हुआ था, तो वो अपने हाथ से लिखते जाना। मेरे ख्याल है फार्मूला नहीं लिखा हुआ था मैंने, जगह ही नहीं थी, इतना लंबा सफ़ा तो ऑलरेडी हो गया था।
तो आप साथ साथ फॉर्मूला लिखते जाना हाथ से, सफ़े के ऊपर आपका सफ़ा 4 सफ़े के अंदर रेशो का टॉपिक तैयार है। उसी के ऊपर कहीं जगह मिले तो वो 3 रूल्स देख लेना, न्यूमरेटर बढ़े तो रेशो बढ़ती है, डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो कम होती है, और अगर सेम अमाउंट से बढ़े तो कमज़ोर को देखना है। सारा टॉपिक 4 सफ़ों पे आ गया। इनसे बाहर कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन आप लोग तो आप लोग हैं ना, आप लोगों को क्या जान दो यार, छड्डो यार। आ गई मेरे ख्याल से सॉल्वेंसी, इलिक्विडिटी। However, a higher ratio might not be able to मैंने कहीं पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह देख लूँगा, अभी ज़रा तफसील से देखना पड़ेगा जी। नहीं, सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी यहाँ पे बहरहाल मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा ज़िंदगी में। आपको जो बता रहा हूँ, यहाँ नहीं पढ़ा होगा तो कहीं और पढ़ लिया होगा। तो मेरी तरफ से बहरहाल अब आप ये बात अपने पास नोट फरमा लें कि सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी किस रेशो को कहते हैं, क्विक को नहीं कहते। देखो सॉल्वेंसी रेशोज कौन सी, ये लिक्विडिटी रेशो सॉल्वेंसी ना, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है। लॉन्ग टर्म डेट्स की बात हो रही है, यहाँ शॉर्ट टर्म डेट्स की बात हो रही होती, कौन से, करंट लायबिलिटीज, तो इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी क्विक को नहीं कहते। सेफ मार्जिन वो तो बहुत ही सेफ हो जाता है ना, वो तो सेफेस्ट हो जाता है। वो कहते हैं यार वो तो बहुत आइडियल चीज़ है ना। लेकिन सेफ मार्जिन क्या है, करंट रेशो, सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, कि आप ₹1 करंट लायबिलिटी पे करने के लिए आपके करंट एसेट्स पड़े हैं, बिल्कुल आप उड़ नहीं गए हुए, थोड़ा लेट हो जाओगे पे करने में, इन्वेंट्री बेच के पे कर लोगे, तो सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी किसे कहते हैं, करंट रेशो को। बस ये याद रखना, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं कि ये काम दे जाती हैं कभी ना कभी। यार अब ये वैसे ही मैंने निशान लगा लिए थे इस MCQ पे, दिल तो कर रहा है आप खुद ही करो। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ तुराब लिमिटेड एट 31 मार्च 2019 आर प्रेजेंटेड बिलो। लोन ड्यू इन मोर देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है, बोलो। अच्छा, उसके बाद 5% लोन नोट्स, ये भी डेट है। शेयर कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी डेट है। रिटेन्ड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स, ये इक्विटी है। उसने ना गियरिंग रेशियो कही है। मैंने आपको जिस दिन रिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की यहाँ पे सारी वो कहानी सिखाई थी, आपको याद होगा। खाली बोर्ड है इस वक्त, तो वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड के इस तरफ। बल्कि हाँ, वो EPS के टॉपिक के अंदर भी, EPS के टॉपिक के अंदर EPS के MCQs तो कर लिए हैं हमने, पता है ना आपको। EPS के MCQs हमने कर लिए हैं, पता है आपको। ये देखें, निशानी के तौर पे बता रहा हूँ, ये हमने क्लास में किए हुए हैं। कितने MCQs हैं, तुमने भी किए होंगे, एक्स्ट्रा क्लास में किए होंगे ना हमने, ठीक है। ये MCQs सारे किए हुए हैं। मैंने कहा वैसे ही बता दूँ, ऐसे ज़रा सामने आ गए थे। ये ना कहना है जी EPS के भी रहते हैं, IS 8 के भी कर लिए हैं, IS 36 के कर लिए हैं, 20 कर लिए हैं, 40 कर लिए हैं, बहुत काम किया भी हुआ हमने, थोड़े बहुत काम रहते हैं। मैं ये दिखाने चाह रहा था आपको, ये मैंने आपको सिखाया था कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर जस्ट लाइक लायबिलिटी और इरिडीमेबल आर जस्ट लाइक इक्विटी। और फिर मैंने एक बात की थी जो उस वक्त शायद आपको याद नहीं रहती, क्योंकि उस वक्त उसकी एप्लीकेशन नहीं थी, अब आ गई आज। क्या, अगर कभी रेशो निकालनी हो, जैसे डेट ओवर इक्विटी रेशो, मैंने कहा था 2 रेशोज को ये कॉन्सेप्ट 2 रेशोज को इम्पैक्ट डालता है। एक रिटर्न ऑन इक्विटी को, जिसमें पैट माइनस इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड करना पड़ता है, वो तो हमने EPS में भी सीख लिया था। दूसरा इंपैक्ट इस कॉन्सेप्ट का रेशोज के टॉपिक में क्या है, अगर वो डेट ओवर इक्विटी रेशो कह दे, या कोई भी ऐसी रेशो कह दे जिसमें इक्विटी या डेट इस्तेमाल होना है, और सवाल के अंदर इरिडीमेबल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नजर आ रहे हों, तो अगर इरिडीमेबल है तो वह इक्विटी में ऐड करके इक्विटी का पार्ट बना के रेशो कैलकुलेट करनी है, और अगर कोई रिडीमेबल है तो उसको डेट का पार्ट बना के ये रेशो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने निशान लगा लिए थे इस MCQ के ऊपर। अब उसने क्या कहा है, गियरिंग रेशो बताओ टू 1 डेसिमल। मैंने कहा यार गियरिंग के लिए मुझे डेट चाहिए और इक्विटी चाहिए, ये 3 डेट्स हैं, ऐसा ही है, और ये 3 इक्विटी हैं, ठीक है। अब डेट बताओ, 32 + 24 + 16 कितना बनता है,
72 और इक्विटी बताओ 60 जमा 104 जमा 40 सॉरी 80 जमा 104 जमा 40 200 आर यू श्योर 80 जमा 104 जमा 40 कितना और ऊपर वाला सिर्फ 74 आया है। अच्छा 224 प्लस 72 भी कर लो इक्विटी प्लस डेट इनटू 100 आंसर बताओ। कोई बात नहीं खैर है बता दो 24 एग्जैक्ट बताओ पॉइंट 3 उसने कहा था 1 डेसिमल तक ये है सही ऑप्शन। ठीक है ये मैंने इसलिए एमसीक्यू करवाया ओके ताकि मैं वो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो इम्पैक्ट रेशो पे आता है वो ज़रा रिवाइज करवा दूँ आपको क्योंकि उस वक्त जब रेशो पड़ी थी तब ये नहीं पढ़ा हुआ था ईपीएस बाद में पढ़ा था ना। तो अगर इररिडीमेबल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनका इम्पैक्ट रेशो के टॉपिक पे कितना सा है सिर्फ 2 ही हैं। पहला अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है और आप रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल रहे हो तो पैट में से पहले इररिडीमेबल के डिविडेंड को माइनस करोगे फिर आपके रिटर्न ऑन इक्विटी निकलेगी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की। और दूसरी तरफ आप कोई ऐसी रेशो कैलकुलेट कर रहे हो जिसके अंदर इक्विटी या डेट ने आना है। सवाल में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उन्हें इक्विटी का पार्ट बना लेना। सवाल में अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस हैं शेयर्स हैं तो उनको डेट का पार्ट बना लेना और रेशियो कैलकुलेट करना। ठीक है ओके डन। अच्छा जी जल्दी करो भैया। अदील लिमिटेड हैज़ ट्रेड पेबल्स ऑफ 12,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 3,000 यानी ये करंट लायबिलिटीज हो गई ना। बोलो बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होती है बोलो। अच्छा इट्स करंट रेशियो इज 2.5:1 हाँ जी and its quick ratio is 1.5:1 what is the value of its stock इन्वेंट्री कितनी है। अब उसने करंट लायबिलिटीज तो बता नहीं दी। अब बोलो भाई उसने करंट लायबिलिटीज बता दी हैं। मुझे बताओ करंट लायबिलिटीज अगर बता दी हैं तो करंट एसेट्स निकल सकते हैं। 1 मिनट की बात है करंट एसेट्स कैसे निकलेंगे। करंट लायबिलिटीज कितनी है 12,000 जमा 3,000 कितनी 15,000 और ये 2.5 टाइम्स इनके हैं करंट एसेट्स कितने बन गए 37,500। क्विक एसेट्स भी निकल सकते हैं। देखो ना इन दोनों रेशो की खुसूसियत यह है कि करंट लायबिलिटी सेम रहती है एसेट्स चेंज होते हैं न्यूमरेटर चेंज होता है दोनों रेशोज में। ठीक है ना लायबिलिटी तो सेम होती है। ये कितने टाइम्स हैं जी 1.5 टाइम्स बोलो 2,500। अब इन दोनों में डिफरेंस किसका होता है आपको याद है। मैंने आपको कहा था क्विक एसेट्स कैसे निकलते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री करके। अगर प्री पेमेंट होगी तो सवाल में खुद बताएगा ऐसी कोई चीज़ वैसे नहीं सोच लेनी। ठीक है ना सिर्फ इन्वेंट्री होती है। अब क्विक एसेट्स कितने हैं 22,500 करंट एसेट्स कितने हैं 37,500 मुझे चाहिए इन्वेंट्री। ठीक है तो इसको उधर ले जाओ सॉल्व कर लिया ना हमने। इन्वेंट्री कितनी आ गई 37,500 माइनस 22,500 इज इक्वल टू 15,000। है कोई ऑप्शन बी ऑप्शन है चेक कर लो ज़रा सॉल्यूशन में यही है। जी ठीक है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसके। ठीक है 18 द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ अ बिजनेस इज 108 क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 144 इन्वेंट्री टर्नओवर इज 10 टाइम्स ग्रॉस मार्जिन इज व्हाट इज द सेल्स फॉर द ईयर। सुभान अल्लाह। हाँ भाई निकाल लोगे क्या लगता है आपको। इन्वेंट्री टर्नओवर गिवन है फॉर्मूला याद करो। अब टर्नओवर का फार्मूला अभी तो थोड़ी देर पहले करवाया भी है आपको। एवरेज इन्वेंट्री ऊपर नहीं आनी वो सादी इन्वेंट्री हाँ टर्नओवर में उलट होती है कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज इन्वेंट्री इज ना 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 टाइम्स है इज इक्वल टू 10।
ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। बल्कि ये भी आंसर दिया हुआ, ये भी गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 108, क्लोजिंग 144 डिवाइडेड बाय 2। चाहिए तो कॉस्ट ऑफ सेल ना, बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं चाहिए, सेल चाहिए। चलो खैर, एवरेज निकालो ज़रा। 108 कितना 126 आ गया, इज इक्वल टू 10। इसको उधर ले जाओ, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई 1260। सेल्स निकालने के लिए 1260 को कहोगे, किधर गया मार्जिन, मार्जिन मार्जिन, तो ये 100 है, 70 चाहिए। कितना सेल चाहिए, सॉरी, तो फिर ये 70 है, कॉस्ट ऑफ सेल है, 100 चाहिए। 1800 है कोई ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो फार्मूला आना चाहिए रेशियो का, डाटा लिखोगे जो मिसिंग होगा। हम माना कि हम आज तक ये निकालते आए, लेकिन आज उसने ये दे दिया, ये निकलवा लिया, फिर उससे ये निकलवा लिया, मर्जी हो, ठीक है। चलें नेक्स्ट। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लाइबा लिमिटेड। इशूड कैपिटल है, रिजर्व्स हैं, 12% डिबेंचर्स हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये हो गया ना, डिबेंचर्स भाई लंबे अरसे के लिए ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, और इधर कंप्रीहेंसिव इनकम गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, डिबेंचर का इंटरेस्ट है, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। व्हाट इज़ रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। भाई लॉन्ग टर्म फंड्स किसे कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को। कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स को। और लॉन्ग टर्म फंड किसे कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को। मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में कहा था कि ये लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, आज उसने लॉन्ग टर्म फंड्स लिख दिया, तो हम क्या कह देंगे, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, पीबीआईटी, इसका मतलब ये पीबीआईटी ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कहाँ से लूँ भाई, एक ही गिवन है तो एक ही लूँगा। आंसर बताओ जल्दी से। 19 पॉइंट है बी। तारा लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट विद अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ सेल ऑफ 25%। ये ना ऑप्शंस असल में दिए हुए हैं। अब आई कैप ने ना फिल इन द ब्लैंक्स ख़त्म कर दिए हैं। ये है आई कैप का ही पुराना एमसीक्यू, मैंने सारे ऑप्शन दिलवा दिए थे, लेकिन ये शायद इनसे गलती से रह गए। आई कैप ने ना फिल इन द ब्लैंक की बजाय ऑप्शंस दे दिए हुए हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, 2 ऑप्शन है, ठीक है, ओके। तो ये ऑप्शंस किताब के अंदर आई कैप के गिवन है, मैंने वहाँ से देख के लिख दिए थे। तारा लिमिटेड प्रोड्यूसेस द सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि आप द कॉस्ट ऑफ सेल वॉज के नीचे रुपीज़ को नहीं लिखा हुआ आपने, उसके नीचे आपके पास अब ये ऑप्शन है, ठीक है ना। वैसे आप इधर लिख भी लें तो कोई मसला नहीं, असल तो समझ नहीं है, पर्चे में जो होगा वो कर लेंगे। रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट। तारा लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट विद अ मार्जिन ऑन सेल ऑफ 25%, ठीक है। टोटल सेल्स फॉर द ईयर 4 लाख है। रिसीवेबल्स डेज आ रहे हैं, डेटर डेज, एवरेज डेटर्स भी आ रहे हैं। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो थी वो सेम रही। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल बताओ, मतलब ये टोटल सेल देकर वो कह रहा है कि ये क्रेडिट सेल्स नहीं है, क्रेडिट सेल्स इसमें छुपी हुई हैं, निकालो। कैसे निकालेंगे जी, दलेरी लाया करो। डेज गिवन है, डेटर के डेज गिवन, डेटर डेज के फॉर्मूला के अंदर जेन में लाओ, डेटर्स भी आते हैं एवरेज और क्रेडिट सेल्स भी आती हैं, हो सकता है वहीं से ही निकल आए, काम हो जाए, ठीक है। चलो ज़रा फॉर्मूला तो लिखें। डेटर डेज होते हैं एवरेज डेटर्स, यानी कि 32 ओवर क्रेडिट सेल्स नहीं पता, अच्छा क्रेडिट सेल्स, तो ये लिख लो। लेकिन डेटर डेज तो पता है ना आज कितने, 64, ठीक है। अब क्या करोगे, क्रेडिट सेल्स उधर ले जाओ, और 32/64 कितना आता है, हाँ 1। ये तो फिर गड़बड़ है कुछ। अच्छा कोई बात नहीं, 32,000 कर लो, ये लो। अब क्या आया भाई, देखो गड़बड़ है, सोच के करना है जो भी करना है जी। डिवाइड बाय कितना लिखवाया था,
क्रेडिट सेल्स, ऐसे ही था ना। आप क्रेडिट सेल्स बताओ जी। जी कितना आता है? ये तो है ही नहीं। डेटर डेज हैं 64, ठीक है, और सेल्स टोटल गिवन है 4 लाख। इधर भी देखो ना, टोटल सेल्स कितनी गिवन है? 4 लाख। इन्वेंट्री कहता है सेम रही है। अच्छा, क्रेडिट सेल्स कितनी निकल रही हैं? कोशिश करके निकाली आपने, पता नहीं कितनी निकाली है। ज़रा सुकून से ना, तसल्ली से इसको बाहर ले जाके कर लेते हैं। ऑप्शंस तो हमारे पास मौजूद ही हैं, ठीक है जी। अभी तक मुझे उसने ये नहीं बताया कि क्रेडिट सेल्स कितने % हैं टोटल सेल्स के। ऐसे ही है ना, 32,000 एवरेज रिसीवेबल्स 64 दिन, इससे मेरे पास आ गई क्रेडिट सेल्स। कितनी आपने निकाली हैं जी? पता नहीं कैसे निकाल रहे हैं 500। चले पहले ज़रा फार्मूला लिखते हैं। डेटर डेज पूरा फार्मूला लिखा करें, ज़बानी ना किया करें। एवरेज डेटर्स बोलो 32,000 ओवर क्रेडिट सेल्स बोलो, नहीं पता। अच्छा ये जो पता है आप ये लिख लो 64 इंटू, ये डेज है तो 365 इधर आया होगा तो आया होगा। अच्छा अब इसको ले जाओ उधर, क्रेडिट सेल्स, ठीक है, और इसको सॉल्व करके बताओ आंसर। 18,2500 क्या आता है? 1,82,000। अच्छा ये क्रेडिट सेल्स आ गई, लेकिन कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्रेडिट सेल्स मैच तो कर रहा है। बी ऑप्शन आ नहीं गया सही भाईजान। उसने कहा था कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल निकालो। क्रेडिट सेल्स तो आपने निकाल ली, एक स्टेप आगे बढ़ो ध्यान से। एमसीक्यू के अंदर सबसे अहम चीज़ ही यही होती है कि आपने रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है। तो इसका मतलब ये ऊपर लिखा हुआ है मार्जिन ऑन सेल वॉज 25%। ये हमारे पास क्या आ गई है? सेल। मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल, तो मैं कहूँगा 182,500। ये 100 पे है या 75 पे है? मुझे चाहिए, ये 100 है। अच्छा, और मुझे चाहिए 75। आंसर ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये इसलिए ऑप्शन मैंने लिखा, वरना मैं सिर्फ डायरेक्ट ये निकाल देता। मैंने इसीलिए ऑप्शन लिखा क्योंकि इसमें एक ऑप्शन बी भी सही होता नज़र आ रहा था, अगर आप ध्यान से ना पढ़ते तो। इसीलिए मैं ऑप्शन लिख के लाया, वरना तो फिल इन द ब्लैंक में भी सवाल हो ही जाना था। ठीक है, डन जी। बना लें जी, बना लें तस्वीर, तुसी बना लो तस्वीर, ठीक है। ओके जी। 15 A business has following trading account for the year: sales, opening inventory, purchase। यार अब ये आसान है, इसको होमवर्क में करो ज़रा, बहुत आसान है। इन्वेंट्री टर्न ओवर होता है कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल ये पड़ी हुई है, एवरेज इन्वेंट्री ये ओपनिंग ये क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब इसको क्या मैं करवाऊँ? पता नहीं मैंने होमवर्क क्यों नहीं लिखा इसके साथ, सिर्फ इसी के साथ ही नहीं लिखा, शायद लिखना भूल गया होगा। A company's gearing ratio would rise। गियरिंग रेशो डेट ओवर इक्विटी, यानी ऊपर डेट है नीचे इक्विटी है। इसके राइज होने की दो ही वजह हो सकेंगी। न्यूमिरेटर राइज होने कैसा, न्यूमिरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर कम, यानी डेट का बढ़ना इक्विटी का कम होना। ये जहां नजर आएगा वो रीजन होगी। इस तरह से बस अब प्रैक्टिस होगी ना, तेज चल रहे हैं इसमें, ठीक है। मैंने क्या बोला? न्यूमिरेटर का बढ़ना और डिनोमिनेटर का कम होना, ये हमने ढूंढना है। डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन इज लेस देन डिक्रीज इन इक्विटी, यानी कि डिनोमिनेटर की कमी कम है, न्यूमिरेटर की कमी ज़्यादा है। तो इसका मतलब फिर न्यूमिरेटर ही कम हो गया ना, नेट करके तो न्यूमिरेटर का कम होना रेशो को कम करता है, इससे तो राइज नहीं होगा।
ये बात समझ आई? पढ़ो तसल्ली से, शक्ल बना ली है तुमने, फिर पढ़ो। सही कह रहे हैं ना, शक्ल बन सकती है ना, गलत बात करने पे फ़ौरन शक्ल बनी है तो मतलब दिमाग ठीक चल रहा है, और अगर सही बात के ऊपर शक्ल बनी है तो मतलब दिमाग सही नहीं चल रहा। अब देखते हैं जी, डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन कम है, डिक्रीज इन शेयर होल्डर फंड ज़्यादा है। इसका मतलब नेट करें तो नेट में यूं कह सकता हूं कि न्यूमिरेटर 5 से कम हुआ। एक मिनट, न्यूमिरेटर जी डिक अच्छा लेस है, हाँ तो ये कह रहे हैं डिक्रीज इन शेयर होल्डर फंड। ओके सॉरी, डेट ऊपर पड़ा है, सही है। आई एम सॉरी, ये मैं गलत बोल रहा था, ठीक है, आप सही पहुंचे थे, वेरी गुड, लेकिन ये मैं गलत बोल रहा था, गलती से नहीं, मैंने जान के नहीं किया था, ये गलती से हो रहा था, ठीक है ना, डेट ऊपर पड़ा है, सॉरी जी। डिक्रीज इन न्यूमिरेटर है 5 रुपये, डिक्रीज इन डिनोमिनेटर है 10, ये कह रहे थे सर, ठीक है ना। तो यूँ कह सकते हैं नेट करके कि डिनोमिनेटर ही कम हुआ ना, फिर तो दोनों को नेट करें तो यूँ कह सकते हैं कि नेट में डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो डिनोमिनेटर का कम होना रेशो को बढ़ाता है, ये ठीक है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट, खैर इधर लिख लें, और भी तो हो सकते हैं ना, ये तो सही करें। ओके नेक्स्ट, अ डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट इज मोर देन डिक्रीज इन, हाँ यानी कि डेट में जो डिक्रीज है वो 10 है, और इक्विटी में जो नीचे पड़ी होती है उसमें 5 है। तो यूँ कह सकते हैं नेट में न्यूमिरेटर कम हुआ, न्यूमिरेटर कम होने से रेशो कम होती है। इंटरेस्ट रेट रोज, इंटरेस्ट रेट का डेट इक्विटी रेशो से क्या ताल्लुक? बहुत जोर भी लगा लो तो कहोगे जी कहीं ना कहीं जाकर प्रॉफिट को कम करेगा, इक्विटी कम होगी तो डिनोमिनेटर क्या होगा? कम होगा, डिनोमिनेटर कम होने से रेशो तो कितना को इंटरेस्ट डिक्रीज, कंपनीज गियरिंग रेशो वुड राइज इफ डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन इज इफ इंटरेस्ट रेट रोज, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो पैट कम हुआ, पैट कम हुआ तो रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुई, रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुई तो इक्विटी भी कम हुई, ऐसा ही है। अब बोलो, अच्छा अब इक्विटी के कम होना, डिनोमिनेटर का कम होना, ये रेशो को बढ़ाता तो है। कंपनीज गियरिंग रेशो वुड राइज, मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो एक्सपेंस बढ़ गया ना, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। अच्छा इसको वैसे सोल्यूशन क्या लिया हुआ है? सिर्फ एक ही है, मुझे भी इस पर शक ही पड़ रहा है, वैसे एक ही है, दूसरा शायद इसी वजह से नहीं होगा कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना अल्टीमेटली वो इस वजह से ही होता है कि हमने लोन नया लिया होता है, तो शायद दूसरी तरफ लोन भी बढ़ रहा हो तो आई कैप ने इसको इसलिए ना लिया हो। बहरहाल या तो उसको लिखना चाहिए था कि कौन सा एक ऑप्शन है, और दूसरा अगर नहीं लिखना था तो फिर उसको क्लियरली लिख देना चाहिए था इंटरेस्ट रेट रोज ड्यू टू एडिशनल लोन, क्योंकि नॉर्मली पड़े इंटरेस्ट पहले वाले रेट तो फिक्स होते हैं, यानी कि पहले जो डेट्स पड़े होंगे उनके ये इंटरेस्ट रेट चेंज तो नहीं होते ना बैंक लोन के, तो फिक्स होते हैं। तो ये बढ़ने की वजह यही हो सकती है कि अगला लोन लेने गए तो उस पर इंटरेस्ट, तो शायद प्रॉबेबली इसलिए आई कैप ने इस ऑप्शन को टिक नहीं किया होगा। बाकी डिविडेंड पे होने से तो इक्विटी ने कम होना होता है, ठीक है। अब बोलो, इक्विटी कम होती है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट नहीं होती। अब बोलो, इक्विटी कम होती है, डिनोमिनेटर कम होता है तो रेशो, हाँ मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, फिर सॉल्यूशन ज़रा चेक कर लेते हैं। इधर भी 14 में मसला था, अब ये चैप्टर भी ढूंढना पड़ेगा, कौन सा चैप्टर चल रहा है जी स्टूडेंट? अच्छा आमिर भाई, 1.5 घंटे की हो गई है ये, बस ख़त्म करते हैं, ये बस ख़त्म होने वाला है। क्यों नहीं होगी? आप ना आना तो फिर आना यार, MCQs हैं उनकी भी शायद रखूं, वो बाद में होगी, उनसे आपसे बात, बस मुझे थोड़े से MCQs NPO के कर लें, उसके बाद देखते हैं, जुमे के बाद थोड़ी देर आ जाना, देख लेंगे।
यार MCQs लब्बन दो मैनू, चुप कर जाओ। ये मिल गए। कौन सा MCQ था? कंपनी गियरिंग रेशो है, यहाँ तो चेंज है। ठीक है, ये फिर MCQ होगा ही गलत, इसी वजह से चेंज हो गया। नीचे वाला देखो ना, 450 और वो सारा उसी तरह से। कंपनीज गियरिंग रेशो इज 60%। हाँ, इसको भाई रिप्लेस कर रहे हैं हम, वहाँ से पढ़ रहे हैं। ओके, सही है। इसका आंसर भी काट देते हैं जाके आप लोग, ठीक है, मैं भी जाके ढूंढता हूँ। बस वो MCQ पता नहीं क्या हुआ फिर गलत हो गया, शक पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ पे वो सोल्यूशन में एक बता रहा है और उसके आंसर के हिसाब से अगर हम अपने रूल्स को लगाएं तो फिर 3 या कहीं 4 भी जा रहे थे, तो सही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, पेज नंबर MCQ 14। चलें जी, ये हो गया गड़बड़, इसको सही कर लेंगे इंशाल्लाह। करेक्शन नीडेड, जाहिर सी बात है। और क्या आप गलत वाले को रखेंगे? ओके, ठीक है, आप बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको पढ़ लें जी बच्चों। कंपनी की गियरिंग रेशो 60% है, इसका मतलब डेट ज़्यादा है इक्विटी से, ठीक है, 50% से ज़्यादा है, तो डेट ज़्यादा है। ओके, अच्छा, डिक्रीज इन दिस वुड राइज इफ डिक्रीज इन शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल इन अमाउंट टू डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म। वो कह रहा है कि अगर इक्वल अमाउंट से दोनों में डिक्रीज आए तो ये बढ़ जाएगी। अब डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट में, या सिर्फ डेट ओवर इक्विटी में भी देखें तो कौन सी चीज़ ज़्यादा है? न्यूमीरेटर, ठीक है। अगर सेम अमाउंट से दोनों चेंज हो तो हम इक्विटी के पॉइंट ऑफ सोचेंगे, ठीक है, कि डिक्रीज़ हो अगर इक्विटी, डिनोमिनेटर डिक्रीज़ हो तो रेशो ने, बोलो, रेशो ने इंक्रीज़ कर जाना है, तो ये तो ठीक हो गया। आगे बढ़ो, इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल इन अमाउंट टू, ओ अच्छा, इसे क्या लिखा हुआ है? ओह सॉरी 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 सॉरी, देखा नहीं। डिक्रीज हुआ, कमी हुई इक्विटी में, और वो बराबर है डिक्रीज इन, हाँ ठीक है, ये तो ठीक था। इंक्रीज हुई है इक्विटी और वो बराबर है डिक्रीज इन लायबिलिटी। अब तो उलट काम हो गया, एक तो न्यूमरेटर के कम होने से रेशो कम होती है, दूसरा डिनोमिनेटर के बढ़ने से, तो ये तो राइज नहीं होगा। सही कर दिया ना उन्होंने, आई के अपने MCQ सही कर दिया, अब MCQ गलत था, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स रीपेड, डेट कम हो, न्यूमरेटर कम हो तो रेशो कम होती है, ये भी नहीं आएगा। राइट इशू ऑफ शेयर ऑफ 1 for 5 इज मेड, इससे तो इक्विटी बढ़ेगी, इक्विटी के बढ़ने से भी रेशो कम होती है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसकी पिक्चर ले लें, ये 14 की जगह रिप्लेस कर लीजिएगा आप, हाथ से बेशक लिख लीजिएगा वहाँ पे किताब पे MCQ और उसके ऑप्शंस। वैसे चेक कर लें ज़रा इसका सोल्यूशन भी एक बार। बी हमने कौन सा लगाया हुआ है? पढ़ लें फिर, उन्होंने क्या किया हुआ है, पढ़ लेते हैं। सिंस लॉन्ग टर्म लोन बीइंग न्यूमरेटर आर लोअर अमाउंट, द इक्वल अमाउंट इंक्रीज वुड रिजल्ट इन हायर रेशो देन बिफोर, इक्वल अमाउंट डिक्रीज वुड रिजल्ट इन लोअर रेशो एंड, इसको पढ़ लेते हैं फिर, ज़रा मैं ब्रेक करके ही पढ़ता हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसको फ़िलहाल पिक्चर तो ले लेना, इसकी पिक्चर ले लें, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। फिर पिक्चर लीजिए, उसके बाद तसल्ली से सोचते हैं ताकि ख़त्म कर लें एक बार, रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो चुकी हुई है। सही साबित हो ही जाना अभी थोड़ी देर बाद आई कैप ने, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रा मुका लें इनको जल्दी से। ओहो, होमवर्क होमवर्क जल्दी करें। 13 और 12 पहले से लिख के लाऊँ, घर से लिख के लाऊँ। 11, ड्राफ्ट अकाउंट्स ऑफ सुपर स्टार लिमिटेड फॉर द 31 दिसंबर 18 इंक्लूड रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट।
इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट रेवेन्यू वॉज बढ़ा हुआ एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज कम। करेक्शन की वजह से जीपी मार्जिन पे क्या असर पड़ेगा? भाई ये तो बहुत सिंपल है, रेवेन्यू बढ़ा हुआ था, भाई एक बार रेशो निकाल लोगे ना, इधर देखो ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो चाहिए ना, जीपी ओवर सेल का पुरानी वाली निकाल के रख लोगे, उसके बाद कहो जी ओहो रेवेन्यू ओवर सेटेड था, सही करने के लिए 45 कम करो। क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ी हुई थी, जब ये कम होगी, बस अंडर सेट, अच्छा कम हुई थी गलती से, इसको बढ़ाएंगे, जब बढ़ाएंगे तो जीपी बढ़ेगा, और ये जो जितनी अमाउंट्स हैं उतनी अमाउंट्स को प्लस माइनस करके दोबारा निकाल के इन्हें बता देना कि नई रेशो क्या है। ठीक है, इसको भी होमवर्क ही लिखो, मतलब बता दिया है वैसे। आफ्टर डिक्लेयरिंग फाइनल डिविडेंड काशान हैज़ अ करंट रेशियो ऑफ 2 एंड क्विक रेशियो ऑफ 0.8। क्या मतलब? करंट एसेट्स ज़्यादा हैं करंट लायबिलिटीज से और क्विक एसेट्स कम हैं करंट लायबिलिटीज। If the company now uses positive cash balance to pay final dividend, what will be the effect on two ratios? देखो जी, करंट एसेट करंट रेशियो जो है वो तो उसमें तो न्यूमिरेटर ज़्यादा है, ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर आपने डिविडेंड पे किया है, ठीक है, जाहिर सी बात है जब आपने डिविडेंड अनाउंस किया था तो उसको पे करते हुए, मतलब एंट्री तो होती है ना, इससे पेबल से ही होती है ना, टू डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट, अब उसकी पेमेंट की बात असल वो कर रहा है, ठीक है। तो पे करेंगे जब डिविडेंड तो एसेट भी कम होना है, लायबिलिटी भी कम होनी है, तो न्यूमरेटर जो है वो कमज़ोर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, लायबिलिटी कम हो तो रेशो बढ़ती है, तो ये तो सही हो रहा है, लेकिन ये आगे भी सही हो रहा है, इसलिए दूसरे को भी देख लें, ठीक है, और सही है ना। अच्छा नेक्स्ट, ये समझ आई है बात? नहीं समझ आई? करंट एसेट्स ज़्यादा है ना करंट लायबिलिटी से, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि कमज़ोर को पकड़ो और उसके पॉइंट से सोचो, अगर डिविडेंड पे होगा तो लायबिलिटी कम होगी, जब लायबिलिटी कम होगी, देखो ना उन्होंने नाउ यूजेज इट्स कैश बैलेंस टू पे द फाइनल डिविडेंड, पहले तो उन्होंने क्या कहा था, डिक्लेयर किया, डिक्लेयरिंग के वक्त तो डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट होता है ना, तो अब वो पेएबल पे होने लगा है, ठीक है, तो वो पेएबल पे हो रहा है। अब डिनोमिनेटर के पॉइंट सोचें तो ये कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशो बढ़ेगी, तो ये तो दोनों में आ रहा है, पहले दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब क्विक रेशो डिसाइड करेगी, क्विक रेशो में न्यूमिनेटर कमज़ोर है और अगेन क्विक रेशो में कैश तो पड़ा ही है, तो अब हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो न्यूमिनेटर कम हुआ, न्यूमिनेटर कम होने से रेशो, न्यूमिनेटर कम होने से डायरेक्ट रिलेशन है, रेशो कम हो जाएगी, तो इंक्रीज इन क्विक नहीं, डिक्रीज इन क्विक यस, अगले वाले में तो मैं जाता ही नहीं, ठीक है, मुकने कोई नहीं, बस हिम्मत कर लें थोड़ी सी, ऐसे थोड़ी सी, ये वैसे ही है, बस दो तीन बातें बतानी है। हारिस लिमिटेड हैज़ पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स आर मोर देन करंट लायबिलिटीज, बस ठीक है, ये बताना था, मैंने अंडरलाइन करके मैं घर से लाया हुआ था, ठीक है ना। व्हाट विल बी द पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड पेएबल डिविडेंड यूजिंग कैश बैलेंस, सेम अगले वाला है, सिर्फ ये बताना था इस एमसीक्यू के अंदर कि पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। ओके, हो जाएगा, चेक कर लोगे, चले। डन जी। अच्छा, मारिया लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशियो 2:1, करंट एसेट्स ज़्यादा है, दिस रेशियो विल डिक्रीज इफ, अब ये देखना पड़ेगा। अच्छा ये कर लिया करो, अगर एक ही है ना अब इसको उड़ा ही दो ताकि यही रह जाए, अब इसी को ही सोचना है, डिनोमिनेटर को, इजी हो गया ना ज़रा और, ठीक है। अब विल रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, न्यूमिनेटर पे असर आ रहा है, डिनोमिनेटर पे कोई असर, ऐसे ही है ना, रिसीव किया इसने क्या, कैश, लेकिन लोन कौन सा है, तो डिनोमिनेटर पे तो कोई असर नहीं पड़ा, न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमिनेटर के बढ़ने से रेशो ने बढ़ना है, वो कह रहा है कम किससे होगी, ये तो कोई नहीं, ठीक है, आगे बढ़ो। रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, अब ये दोनों साइड पे आ गया,
सेम अमाउंट होगी, लेकिन कमज़ोर कौन सा है? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी बढ़ी है, डिनोमिनेटर बढ़ा है, डिनोमिनेटर बढ़ा है, तो रेशो कम होगी, बी। ये तो लग रहा है कि है, ठीक है जी। उसके बाद पेज एन एग्जिस्टिंग ट्रेड पेएबल, करंट लायबिलिटी भी कम होगी, करंट एसेट भी कम होगा, दोनों कम होंगे ना। कमज़ोर कौन है? तो इसके एंड से सोचो, लायबिलिटी कम हुई, लायबिलिटी का कम होना, डिनोमिनेटर का कम होने से रेशो बढ़ जाएगी। वो कह रहा था डिक्रीज, ये भी नहीं है। राइट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिसीवेबल यूजिंग प्रोविजन, भाईजन प्रोविजन का किसी चीज़ पे असर नहीं पड़ता। क्या मतलब? करंट एसेट्स में क्या आ रहा होगा? डेटर्स कौन से वाले? ऑलरेडी नेट ऑफ प्रोविजन। डेटर्स तो आते ही कौन से हैं? नेट ऑफ प्रोविजन। तो ऑलरेडी हमने प्रोविजन को यहाँ लिया ही नहीं था, तो अगर उस प्रोविजन को ख़त्म करके एक्सपेंस बना लिया आपने, राइट ऑफ कर दिया, तो डेटर्स पे उसका कोई असर नहीं पड़ा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेशो कैलकुलेशन, क्योंकि रेशोज में हमने नेट डेटर्स ही उठाए होते हैं, बैलेंस शीट से नेट डेटर्स उठाए होते हैं, नेट डेटर्स के ऊपर किया होता है। ठीक है, जाग रहे हो, सुबह से आए हो ना इसलिए। हाँ ओके, तो ये भी नहीं है जी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आमिर sells fish, Abid sells books, both operate 50% markup on cost, however their gross profit ratios are, आबिद की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है। वो कहता है क्या वजह होगी? आमिर के पास बहुत ज़्यादा बैंक लोन्स हैं। ओ भाई, बैंक लोन्स तो इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे की कहानी है, नहीं है ये। आमिर हैज़ एक्सपेंसिव हाई स्ट्रीट प्रेमिसेस, ओ भाईजान रेंट भी जीपी के बाद आता है। आमिर टर्नओवर डिक्लाइनिंग, वेयर एज, या टर्नओवर डिक्लाइन होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल भी डिक्लाइन होगी, जीपी पे कोई असर नहीं पड़ता। टर्नओवर मतलब सेल, सेल कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कम होगी, बताया था आपको। अच्छा, रह कोई गया जी? वही है, देयर इज मोर वेस्टेज ऑफ फिश स्टॉक देन विद बुक। वेस्टेज जो होती है वो कॉस्ट ऑफ सेल में भी जाती है ना, तो फिश ज़्यादा जल्दी, पेरिशेबल गुड्स हैं, ज़्यादा जल्दी ज़ाया हो जाने वाली हैं, बुक्स में इतना लॉस नहीं होता, शायद इस वजह से बुक वाले का मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। ओके, क्योंकि वैसे तो दोनों 50% मार्कअप पे चल रहे हैं, तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट किसी का क्यों कम हो रहा है? इन चार में से तो यही रीज़न लगती है, क्योंकि वेस्टेज ऑफ स्टॉक जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल को और जीपी को हिट करता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी ना, नॉर्मल वेस्टेज हो चाहे अब नॉर्मल वेस्टेज हो। ठीक है, फिलहाल नॉर्मल की बात ही है, क्योंकि इनका नॉर्मल वेस्टेज कॉस्ट ऑफ सेल में जाती है। ठीक है ना, ओके डन। होमवर्क है, होमवर्क है, ये पहले से लिखे मैंने, अभी नहीं लिखे। 6 और 5 होमवर्क है, 3 भी होमवर्क है, बस तीन MCQs रह गए, छुट्टी होने वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन एसेट टेस्ट और क्विक रेशो? बहुत आसान। फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री नहीं इंक्लूड होना, लॉन्ग टर्म लोन नहीं होना, रॉ मटेरियल नहीं होना, अकाउंट पेएबल यस। पढ़ो ना क्या कह रहा है, विच शुड बी इंक्लूडेड, ये होगा, बाकी चारों नहीं है। ठीक है, सालिक, अब यहाँ पे भी मैंने ये अंडरलाइन करके लाया हूँ घर से। नेट करंट लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? वैसे अब तो आपको समझ लग ही गई होनी चाहिए। नेट करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ करें तो आंसर माइनस में आ रहा है, मतलब 100 माइनस 150 है। ठीक है, नेट, मैं बल्कि यूँ समझा देता हूँ आपको। अगर आपके करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ करें तो आंसर आए +20, तो इसे कहते हैं नेट में करंट एसेट्स हैं। और अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए तो कहा जाता है कि आपके नेट में करंट एसेट्स नहीं है बल्कि करंट लायबिलिटीज़ हैं। फॉर्मूला तो सेम है। नेट करंट लायबिलिटीज़ कब होंगी? जब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करें तो लायबिलिटीज़ बढ़ जाएं। बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए थी कि इनका जो है, सालिक के जो बिज़नेस है, इसके अंदर लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, ही डिसाइड टू पे ऑफ अकाउंट पेएबल यूजिंग सरप्लस कैश। अच्छा, करंट रेशियो पे चेक कराना था उसने और डाटा दे दिया ये वाला, इस तरह से करके, तो पता क्या लग गया हमें? करंट लायबिलिटी ज़्यादा है, यानी करंट रेशियो के अंदर
डिनोमिनेटर बड़ा है, ये बताना था सिर्फ उसने ये नेट करंट लायबिलिटीज़ लिख कर। समझ आई ये बात? ठीक है ना, है बस इतनी टेक्निकल बात होती है इसके अंदर। अब अगली बात आपको पता है, वो कह रहा है जी कि अगर मैंने कैश यूज़ करके क्रेडिटर को पे किया है तो दोनों में कमी आनी है। कमज़ोर कौन है आज हमारा? करंट एसेट कमज़ोर है, ठीक है ना। तो इसके पॉइंट से सोचेंगे, करंट रेशो न्यूमरेटर के कम होने से करंट रेशो ने कम होना है, कम होने से नहीं बढ़ना, नो इफेक्ट भी नहीं है। रेशो कुड आइदर, यार अजीब सी बात है, ठीक है। और लास्ट है, द एसिड टेस्ट ऑल्सो नोन एज क्विक रेशो शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। इन्वेंट्री नहीं, अकाउंट रिसीवेबल यस, बैंक ओवरड्राफ्ट यस, एक्रूवल्स यस, यानी कि 1 नहीं है, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलें जी ये पार्ट अभी अब क्लोज कर दें।